चलिए, गुड इवनिंग ऑल। 3-4 दिन पहले बीपीएससी एएओ का एग्ज़ाम हुआ है। आप लोग क्वेश्चन देखे नहीं? ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे आज या कल वहाँ जो पॉलिटी के 9 या 10 क्वेश्चन है पॉलिटी के, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी से। ठीक है, क्वेश्चन लीक हो गया, हंगामा हो गया, पेपर लीक था, इससे अपने को मतलब नहीं है। उसमें जो क्वेश्चन था हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे बाद में उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जहाँ से छोड़ के गए थे वहाँ से शुरू करेंगे। आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किस चीज़ की? धर्म को मानने की। ठीक है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता था, किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। मानने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि मैं किसी धर्म को अपने इच्छा से, याद रखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है अंतःकरण से, इसका मतलब है कि फोर्सफुल्ली आप किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने के लिए नहीं जा सकते हैं, ये इलीगल है। अगर आपकी अपनी स्वेच्छा है कि मैं इस धर्म को मानूं, इसका अनुसरण करूं, इसका प्रचार करूं, ये आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी आत्मा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, इसका एक सेकंड क्लॉज है कि फोर्सफुल्ली नहीं हो सकता है। ये आप पे दबाव नहीं दिया जा सकता है कि आओ तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन फ्री, मेडिकल फ्री, ये कर लो, आओ मेरे धर्म में शामिल हो जाओ। इस तरह का अगर कहीं पे किसी रिलीजन में है वो गलत है। बाद में कि आप अपने अंतःकरण से, आत्मा की आवाज़ पे इस बात को मान सकते हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत प्रत्येक धर्म के मानने वालों को निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। धार्मिक और धर्माद यानी कि रिलीजियस और चैरिटेबल प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का, पोषण यानी कि आप उसको वृद्धि कर सकते हैं। तो आप आर्टिकल 25 में जिस किसी धर्म को मान रहे हैं उस धर्म के लिए आगे क्या करना है। मान लीजिए आप मान रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं जिस धर्म को मान रहा हूँ उस धर्म के लिए मुझे एक कुटिया बनानी है, कुटिया बनाने के लिए चाहिए पैसा, उसके लिए आप आर्टिकल 26 आइए कि अब आप जिस आर्टिकल 25 को एडॉप्ट किए हैं अपने आत्मा की आवाज़ से, उसके लिए काम करना है आपको आर्टिकल 26 में कि धार्मिक और धर्माद कार्य यानी कि रिलीजियस और चैरिटेबल वर्क के लिए आप संस्थाओं की स्थापना और उसका पोषण कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी, बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्था है जिनका आप नाम सुनते होंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनका नाम सुनते होंगे और कहीं ना कहीं तो चंदा देते ही होंगे, वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन देते ही होंगे। तो वो आर्टिकल 25 से आगे आर्टिकल 26 में, 25 में जिस काम को आप एडॉप्ट किए हैं उसको और आगे बढ़ाने के लिए है आर्टिकल 26 टू मैनेज हिज रिलीजियस अफेयर्स। अपने धर्म से संबंधित किसी भी विषय को आप प्रबंधन के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे आप जब संस्था बना लिए, आप किसी धर्म को मान रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार झोला लेके निकल गए, 4-5 गांव घूम लिए, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा कठिन काम है, तो एक चौकी डाल लिए, माइक लगाएं, टेंट लगाएं और आप शुरू हो गए बोलना। ठीक है, आप इस प्रकार से भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो अपने धर्म के विषय कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। आपको आपके धर्म में जो भी एक स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस जो भी सिस्टम है उसको आप कर सकते हैं, वो आर्टिकल 26 कहता है। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आप अपने जिस संस्था को स्थापित कर रहे हैं उसके लिए बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ज़मीन खरीद सकते हैं, कार बस भी खरीद सकते हैं, ये मूवेबल है, आज है कल बेच देंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैक्सिमम ज़मीन को रखा गया है और सोना को। ठीक है, तो आप यदि कोई संस्था का स्थापना करते हैं एज पर आर्टिकल 26 तो आप उसके लिए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। आर्टिकल 27 एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन रिलीजियस एक्सपेंडिचर। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। आप इस बाध्य के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं कर सकती है आपको या कोई व्यक्ति कि मैं इस धर्म को मानने वाला हूँ, मैं इस धर्म के लिए ये काम कर रहा हूँ, आप मुझे इसके लिए पैसा दीजिए। पहली बार इस व्यक्ति को हटाइए, राज्य के संदर्भ में समझिए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है टैक्स का। ठीक है,
अरे यार सॉरी, अच्छा भाई पेन कहाँ है? चलो कोई बात नहीं। बात हो रही है टैक्स का, ठीक है, कि स्टेट आपसे कोई भी रिलीजियस वर्क के लिए टैक्स नहीं ले सकता है। टैक्स फिक्स होता है कि आपको, जैसे कि हम इनकम टैक्स देते हैं तो हमारा फिक्स है कि हम 5 लाख से 10 लाख के बीच में हमारी कमाई है तो मैं इतना % टैक्स अपना दे दूंगा। तो कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजियस वर्क के लिए कोई टैक्स आपके ऊपर नहीं डाल सकती है, ये आपको देना है पहली चीज़। और कोई व्यक्ति के रूप में बात करें तो फोर्सफुली आपसे कोई ले भी नहीं सकता है। तो एक व्यक्ति के तौर पे कोई टैक्स लेता नहीं है। टैक्स लेने की बात जब भी आएगी तो वो केवल और केवल गवर्नमेंट की ही आएगी। तो गवर्नमेंट कभी भी धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति है आपकी, आपसे सरकार टैक्स नहीं ले सकती है। क्लियर है? हाँ, जैसे सर बलि प्रथा तो बैन है ना। नहीं तो जो गलत है, जो मानव के जीवन को प्रभावित करता है, स्पेशली आर्टिकल 21 को, ठीक है, तो वो तो रिचुअल्स गलत है, उस पर तो बैन है ही, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जहाँ कहीं भी हो रहा है तो पुलिसिया कार्रवाई होती है उस पर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं रिचुअल्स नहीं होंगे। रिचुअल्स आपके रिलीजन का पार्ट है। जब आप अपने रिलीजन के बारे में कहीं पे बात करेंगे, ठीक है, आप संगोष्ठी किए और क्या यहाँ किसी भी, आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सामने वाला को बताइएगा ना कि हमारे ईश्वर से जुड़ी हुई ये परंपराएं हैं, इसे हम इस तरीके से करते हैं। अब उसमें यदि कोई चीज़ गैर कानूनी है और आप उसको करते हैं तो कथावाचक तो चले गए, उन्होंने तो आपको कहानी सुनाई, आप यहाँ पे कर रहे हैं तो पुलिस आपके यहाँ आती है। तो वो उस पर मनाही नहीं है, जो गलत चीज़ है उसको तो रोका ही जाएगा, उसको नहीं किया जा सकता। मंदिर वाला कोई बात बोल रहे हैं सर, धर्म का प्रचार के लिए फ्री तो देते हैं, वो सब लीगल है कि नहीं? क्या देते हैं? फ्री एजुकेशन, फ्री फूड के लिए जो लालच देते हैं वो सही है? मैंने उसी समय कहा, आर्टिकल 25 कहता है कि ये हमारी आत्मा की आवाज़ होनी चाहिए। उसी का पार्ट 2 भी है कि लालच से नहीं हो सकता है क्योंकि मैं धर्म में चला जाऊं, वो गलत है, वो गलत है। लालच वाली चीज़ मैंने तो कहा ही ना उस समय कि मेरे स्कूल में आ जाओ, मेरा हॉस्पिटल अच्छा है, मैं फ्री एजुकेशन दूंगा, फ्री हेल्थ सिस्टम दूंगा, ये कह के आप किसी को नहीं ला सकते हैं अपने धर्म में, ये गलत है। लेकिन अगर मुझे मन कर रहा है, अगर आप बुद्धा फिलोसफी पढ़ें, मन कर रहा है हटाओ आज से बुद्धम शरणम गच्छामि करें, तो चलो कर लो, कोई नहीं रोक सकता है आपको। वो भी गलत है। कौन सा? 26 बहुत सारा, जिस इशू के बारे में आप बात कर रहे हैं वो प्रॉपर एक टाइम के लिए है, ठीक है। और अभी कर्नाटका या केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया है 2-3 दिन पहले, आप पेपर पढ़ते होंगे और इससे संबंधित है तो आपको पता चलेगा। वो उस इशू के बारे में कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है, इससे किसी का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम केवल वही चीज़ बात करेंगे जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन है। एज अ पर्सन हम करते क्या है ये अलग चीज़ है। अगर सरकार प्लास्टिक का झंडा बैन नहीं करती तो हमें सबसे सस्ता लगता है वही खरीदना, और हम खरीदते भी थे, लेकिन इस साल बैन हो गया तो अब नहीं खरीद मिल रहा है। वो हमारा ड्यूटी है जिसे हम परफॉर्म नहीं करते हैं। अब हम राइट और ड्यूटी अभी आएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप जिस इशू की बात कर रहे हैं वो तो प्रॉपर किसी एक चीज़ का है, ठीक है। आप यहाँ सत्संग करा रहे हैं वो इशू नहीं है, वो इशू कोई और चीज़ है। मंदिर वाला कोई क्वेश्चन था किसी का? सरकार कंट्रोल रखती है, आपसे टैक्स नहीं लेती है। एक चीज समझना,
इसको अब ठीक है। इसमें अंतर समझते हैं, शुल्क और कर में, यानी फी और टैक्स में। ठीक है, मंदिर जाने के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है, टैक्स नहीं। किसी किसी मंदिर में जैसे बाबा धाम शीघ्र दर्शनम 250, 500, 750 रुपया आप शुल्क दे रहे हैं सर, टैक्स नहीं दे रहे हैं। टैक्स सबके लिए एक समान होता है, मतलब 5 लाख से 10 लाख जितने लोग कमाएंगे उनके लिए टैक्स एक बराबर है। लेकिन शुल्क आपसे लिया जा रहा है शीघ्र दर्शनम का, कि आप आइए, पैसा है, जल्दी से दर्शन करके चल जाइए। तो वो टैक्स नहीं सरकार आपसे ले रही है, वो शुल्क ले रही है आपसे। तो फी और टैक्स में ये अंतर है। तो जहाँ कहीं भी शुल्क लग रहा हो उसको आप टैक्स से कंपेयर नहीं कीजिए। तो मंदिर में आप जाते हैं, दक्षिणा पेटी में कुछ रख देते हैं, सरकार मांग तो नहीं रही थी, वो आपका स्वेच्छा है, आपने रख दिया। लेकिन यदि ये कह दे मंदिर प्रबंधन कमेटी ये रूल बना दे कि इस मंदिर में आने वालों को 5 रुपया का रसीद लेना पड़ेगा, ठीक है, मंदिर में प्रवेश करने के 5 रुपये की रसीद हैं, तो वो सबके लिए बराबर है। अब मंदिर में आकर के सुबह सुबह बैठ करके सरकारी पूजा के साथ पूजा कराने का फ़ी अलग है। मंदिर में आपको कोई अलग से अपना कोई रिचुअल्स परफॉर्म करना है, उसका फ़ी अलग है। तो सर वो फ़ी है, टैक्स नहीं है। ठीक है, तो मंदिर में वो चीज़ नहीं आता है। सर जैसे कुछ साल पहले गैस में जब संरचना प्रैक्टिस किया जाता है तो लाइट टू लाइट जो है उसमें सुसाइड आपका का टाइम है, ठीक है, और रिलीजियस प्रैक्टिस है तो जैन लोग का सलेक्ना प्रैक्टिस किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिड किया, राजस्थान कोर्ट जो स्टे लगाया था, जो सुप्रीम कोर्ट स्टे मतलब वर्डिक्ट को खत्म किया, बोला कि वो वैलिड है, तो फिर कॉन्ट्रैडिक्ट नहीं कर रहा है। सर सुसाइड क्या है ना, मैं भी जाऊँ और छत से कूद के मर जाऊँ विदाउट, मतलब ठीक है, चाहे रीजन कुछ भी हो, किसी न किसी रीजन से दिल ही टूटा होगा, ऐसे तो कोई मरेगा नहीं। लेकिन जो संलेखना का जो एक प्रक्रिया है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं आज ही मर रहा हूँ, वो प्रोसेस चलता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन। और ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से 35 साल का कोई व्यक्ति जो जैन धर्म को मनाए हुए है वो इधर आ जाता है। वो जो 85-90 साल में चले गए, जिनकी अब अपनी इच्छा से उंगली तक नहीं उठती है, ठीक है, जब उनसे कोई पूछता है बाबा भोजन, तो वो उस प्रोसेस को अपनाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन इसमें और उसमें यही एक बेसिक डिफरेंस है। बस बेसिक डिफरेंस यही है कि वो एक प्रोसेस से देह त्यागने की प्रथा है, यहाँ पे हम मृत्यु को बुला रहे हैं, वहाँ पे हम देह को त्याग रहे हैं। बस दोनों में एक माइनर डिफरेंस वही है, जिसे आप ऐसे समझिए स्वाभिमान और आत्मसम्मान में समझने का जो फर्क है वो वही आत्महत्या और संलेखना में है। संलेखना तो पर्सनली पूछा भी जाता है सबके बीच में, बिल्कुल, आप करना चाह रहे हैं, वो उसका एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खुद से कर लेता है, उनके भी धर्म का अपना प्रोसेस है। उस ड्यू प्रोसेस को कंप्लीट कोर्स करने के बाद ही वहाँ तक हो जाते हैं। बोलिए, ले क्वेश्चन बोलिए। सर वो रिगार्डिंग हिजाब वाला जो है, इसको बोलता है 25 भी लगता है, वो तो अपना प्रचार ही कर रहा था, मतलब वो अपना जो धर्म है, तो ऐसा वो क्यों? हिजाब पहनना धर्म का प्रचार करना कैसे हुआ? वो बता रहे थे मुस्लिम है, आप अच्छा है, नहीं, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट बोला है कि धर्म का प्रचार हो रहा है। वो बोला है कि आर्टिकल 25 इसमें नहीं लगता। हाँ अच्छा, तो मतलब उसमें जहाँ तक हम देख पा रहे हैं सर, हिजाब एक ड्रेस है, हिजाब एक ड्रेस है ना, वो कैसे कोई ड्रेस धर्म का प्रचार कैसे कर सकता है? मुस्लिम कम्युनिटी में किसी को प्योर येलो कलर का कपड़ा पहने हुए देखे हैं? नहीं है, उसका एक सेक्शन है जो अपने ही धर्म के किसी एक और पार्टिकुलर विंग को मानता है, उसमें वो लोग पीला कपड़ा पहनते हैं। तो वो क्या किसी धर्म का प्रचार है? वो मुस्लिम ही हैं, मुस्लिम के किसी एक विंग को मानते हैं, वो उस ड्रेस को पहने हुए हैं। अब कोई हनुमान जी का भक्त लाल कपड़ा पहने, विष्णु जी का भक्त पीला कपड़ा पहने, तो वो वैष्णव का प्रचारक नहीं हो जाएगा?
कपड़ा पहनने से किसी का प्रचार कैसे हो सकता है? सर वैसे भी आर्टिकल 13 तो ये बोलता है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का कोई काम करता है, अवहेलना करता है, तो 13 के थ्रू उसको कभी भी जब्ती किया जा सकता है। आर्टिकल 28 कहता है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। ठीक है, तो राज्य के अंतर्गत कितने प्रकार के शिक्षण संस्थान होते हैं? एक वो, पहले इसको समझ लीजिए कि राजकीय शिक्षण संस्थान कौन कौन है। एक वैसा इंस्टीट्यूट्स जो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड चलाता होगा, ठीक। एक वैसा होगा जिसको झारखंड सरकार पार्शियली या फुल्ली स्पॉन्सर करता होगा, लेकिन वो झारखंड सरकार का स्कूल नहीं है। एक ऐसा होगा जो खुद से चलाता हो, सारा मैनेजमेंट उसका हो, लेकिन झारखंड सरकार उसको रिकग्निशन देती हो कि ठीक है ये जैक बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल है। एक चौथे कैटेगरी का होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का होगा, लेकिन वो किसी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा होगा। ये 4 कैटेगरी के किसी भी स्टेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, या लगभग यही 4 तरह के पाए जाते हैं। अब उसमें कहा जाता है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। तो सबसे पहला जो पूर्णतः झारखंड सरकार का है, वहाँ पे कोई एक धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये कहता है। ठीक है, मनाही है कि किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार क्या होता है, धर्म निरपेक्ष माना गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। कोई राज्य ये नहीं कह सकता है कि मैं इस रिलीजन से हूँ, मैं उस रिलीजन से हूँ। ठीक है, प्रॉपर मैं किसी रिलीजन का नाम मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए नहीं लेता हूँ कि कभी ये सवाल ना आ जाए कि पहले यही रिलीजन क्यों बोला गया, आप बाद में इस रिलीजन को क्या छोटा मानते हैं कि दूसरा स्थान पर रखे थे, ये समस्या होता है। तो आप उसको अपने से समझिएगा। तो राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता है, इसीलिए राजकीय शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आ रहे हैं वहां पे, बिल्कुल होता है। वो 4th कैटेगरी में है, लोग तुरंत आएंगे वहां पे। दूसरा कहता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त बंद अरे दोस्त, कितने साल के बाद कोई कैमरा के सामने ये बात बोला कि सामने देखिए। मतलब इस 15 अगस्त को भी मेरे ऑफिस में सब यही बोला कि भाई फोटो खींच दो ना, कोई ये नहीं कहा कि इधर आओ हैं, और तो दिखाएंगे आपको सब कुछ। ऐसे कुछ उत्साह नहीं था, वो एक घटना थी, दैट वाज एन इंसिडेंट जो एक्सीडेंटली हो गया। बताओ बताओ कहाँ से ये लाइन था, मिट गया है। अच्छा ये लाइन, अब बता दो, बॉर्डर लाइन है ना, इसके आगे नहीं जाना है। इसके आगे जाएंगे तो फेस नहीं आएगा, आवाज़ आएगी, पीछे आने पे फेस आएगा, मेकअप हो जाएगा, अपन क्या है। ठीक है, फिर से इसको शुरू करते हैं। आर्टिकल 28 कहता है, 28 यस, कि राजकीय निधि से संचालित, मैंने पहले ही कहा कि राज्य में जो शिक्षण संस्थान है उसकी 4 कैटेगरी है। और पहला जिसमें है था कि राजकीय निधि से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार का, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फुल्ली स्टेट के फंड पे चलता हो, वहाँ पे नहीं दिया जाएगा किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा। दूसरा है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू टेक एजुकेशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज और फिनेंशियली एडेड बाय द स्टेट, यानी कि राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त और आर्थिक सहायता प्राप्त भी यदि किसी प्रकार का कोई संस्थान है तो वहाँ भी इस चीज़ की मनाही है, आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा,
वह शिक्षण संस्थान जो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित की गई हो, जिसके अनुसार इस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, उसे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही ऐसी संस्था का प्रशासन राज्य सरकार क्यों नहीं करता हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी 1-2 लाइन रुक जाओ। लेकिन यदि एग्जाम्पल के लीजिए कि कोई सरकारी स्कूल है और वहाँ पे सरस्वती पूजा हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे उस धर्म को मानने वाले बच्चे नहीं हैं जो सरस्वती पूजा के धर्म के मानने वाले लोग हैं। अब स्कूल में वो पूजा हो रही है, तो जो उस धर्म को न मानने वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उनको स्कूल से फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुमको इस पूजा में शामिल होना है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, यदि स्कूल चाहता है कि ये बच्चे इसमें शामिल हो और बच्चे यदि माइनर हैं तो गार्जियन का कंसेंट चाहिए होगा कि आपका बच्चा यदि आना चाहता है तो इस पूजा में शामिल हो जाए। ये 2 कंडीशन है यदि होना चाहता है तो, अदर रिलीजियस के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना हो तो। अब क्वेश्चन कहाँ से था? सर जैसे कि मदरसा वगैरह रहता है तो उसमें तो दिया जाता है वैसा बहुत सारे शिक्षा। वह शिक्षण संस्थान जो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की गई हो, जिसके अनुसार धार्मिक शिक्षा दिया जाना है, भले ही उसका प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा क्यों नहीं किया जाता है, वहाँ दिया जाएगा। यदि आप एक वैदिक गुरुकुल खोलो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना के, और आप ये कह दो कि हम यहाँ बच्चों को यज्ञ करना सिखाएंगे ही सिखाएंगे, तो वो आपके धर्म का एक हिस्सा है। ठीक है, मदरसा एक धार्मिक शिक्षा पे आधारित स्कूल है, तो वहाँ पे लगभग वही बच्चे जाएंगे ना जो उस धर्म से संबंधित हो। हमारे, आप जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, आप जो यज्ञ वाला संस्था बनाएंगे तो वहाँ पे वही बच्चे ना आएंगे जो यज्ञ वाले धर्म से संबंधित होंगे, दूसरे तो जाएंगे नहीं। और यहाँ तो कहा जा रहा है कि वो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही उसका प्रशासन राज्य सरकार क्यों नहीं चलाता हो, क्योंकि उसका नींव ही इसी ग्राउंड पे पड़ा है कि उसको धार्मिक शिक्षा ही देना है, अन्य शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा ही देना है। इसमें सर स्टेट गवर्नमेंट फंड दे सकती है या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन अपने केवल एडमिनिस्ट्रेशन, फंड की बात नहीं हो रही है, फंड वाला इसके ऊपर है। ठीक है, मना है, उसमें नहीं हो सकता है। कई जगह तो ऐसे भी मतलब मदरसा या गुरुकुल है जहाँ गवर्नमेंट भी अपना फंड देती है। हाँ, आगे तुरंत पढ़ेंगे, अभी ना, अभी तुरंत पढ़ेंगे। जब राज्य सरकार, ऐसा है आगे लिखा हुआ कि जब राज्य सरकार धार्मिक संस्थानों के बीच में पैसा बंटवारा करेगी तो वो भेदभाव नहीं करेगी कि किसी एक धर्म को ज़्यादा पैसा मिले और दूसरे धर्म वाले को कम मिले। ठीक है, आप जो क्वेश्चन नहीं पूछ पाए या कहिए उस समय तक नहीं पहुंच पाए, वो मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से क्वेश्चन। अब मुझे एक बताइए कि एक वही मदरसा में पैसा ज़्यादा आ गया और उसने अपने उसी लाइसेंस पे जहां से राज्य सरकार का मान्यता मिला था वो MBA डिग्री का कॉलेज बना लिया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि उस कॉलेज में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है कि नहीं? नहीं तो क्यों, और हाँ तो क्यों? ना कहने से नहीं होगा, वी हैव टू नो द रीजन कि वाई। तो वो इसमें कहीं से कहीं वो आर्टिकल 28 से कवर होगा या नहीं होगा? विशेष कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा, उसमें सारे कम्युनिटी को। आपको मुझसे प्रश्न नहीं पूछना है इस क्वेश्चन पे स्पेशली, क्योंकि आप लोग ये प्रश्न पूछे नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ, तो आपको आंसर देना है। हाँ जी, MBA वाला शिक्षा में सारे कम्युनिटी वाले जा सकते हैं, उसमें तो विशेष धर्म। हाँ, लेकिन आपका आंसर पूरा सही है, बस लास्ट वाला लाइन को पहले कर दीजिए। ठीक है, MBA एक तकनीकी शिक्षा है जो किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता है, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, MBA नहीं, लॉ भी हो सकता है, उसमें इंजीनियरिंग भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे वो कवर नहीं करेगा। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के ऐसे नागरिकों को जिनको अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित, राज्य विधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 कंडीशन है इसमें, यहाँ से एक है और यहाँ से दूसरा है कि कोई भी एक ऐसा
कम्युनिटी जिसका अपना कोई एक विशेष भाषा हो, कोई लिपि हो या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का उसे पूरा अधिकार है। इसके लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो करेगा। और आर्टिकल 29 ही कहता है कि राज्य के द्वारा संचालित या राज्य से फंडेड कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जो केवल रिलीजन पे, कोई वंश पे या जाति पे या भाषा में आने से उसको मना कर देगा। ठीक है, एक ये पार्ट। लेकिन एक दूसरा पार्ट ये समझिए कि यदि कोई एक ऐसा कॉलेज खुले या यूनिवर्सिटी जो कहे कि मैं केवल संस्कृत ही पढ़ाऊंगा, तो आप इस आधार पे भी तो दावा नहीं कर सकते हैं ना कि मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी मुझे एडमिशन दो। तो उसी प्रकार से, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि केवल शब्द लिखा हुआ है, ओनली रिलीजन, कास्ट, क्रीड और लैंग्वेज, इन चीज़ों पे आपको डिनाई नहीं कर सकता है कोई, केवल इस पे। बाद बाकी अगर कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है जिसमें कि 100 मीटर का केवल दौड़ सिखाया जाएगा और मैं बाई एनी हाउ दिव्यांग हूँ, तो मैं ये दावा तो नहीं कर सकता हूँ ना कि मुझे आने दो, मैं इसमें नहीं आता हूँ, क्योंकि वो कह रहा है केवल इस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बाद बाकी तो किसी चीज़ पे हो ही सकता है ना। ठीक है, ये क्लियर है? आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये अल्पसंख्यक कितने हैं देश में? कोई कितने अल्पसंख्यक हैं? गैर हिंदू सब अल्पसंख्यक हैं। इथिकली आप सही हो सकते हैं, प्रैक्टिकली आंसर गलत है। ठीक है, अगर ये सेम क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूरे में पूछेगा तो आप ऐसे आंसर दे ही नहीं सकते हैं, आपको प्रॉपर आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने इथिक्स के हिसाब से सही हो सकते हैं, प्रैक्टिकली ये आंसर सही नहीं है। तो अब बताइए आपके हिसाब से ही वो कौन कौन लोग हैं जो है आते हैं इस कैटेगरी में? नहीं, उन्हीं को बोलने दीजिए। ये सब है, और कोई है? नहीं, इतने धर्मों का नाम नहीं जानते हैं आप? फारसी का नाम नहीं सुने हैं? सुने ना? हाँ भाई, मैं उसका धर्म नहीं पता हमको भाई, नहीं पता धर्म। हाँ बिल्कुल रखा गया, हिंदू धर्म का एक पार्ट माना गया है। ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं हो सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं? नहीं, अलग कहाँ है? अल्पसंख्यक, किसी भी धर्म को अल्पसंख्यक होने का दर्जा कौन देता है? राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार उसको नोटिफाई करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात पे केस गया तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई ये राज्यों का मामला है, राज्य समझ लेंगे। कि बहुत सारे राज्य उसके बाद बोले कि भाई मेरे यहाँ प्रॉपर इस धर्म के मानने वाले लोग इस जिला में इतने % ही बच गए हैं, हम उनको वहाँ के लिए माइनॉरिटी बनाएंगे। तो इस पर अभी लार्जर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये फैसला केंद्र सरकार ही अंततः करेगा कि बनेगा कौन, लेकिन ये राज्यों का मामला है। मैं कह रहा हूँ कि अंततः केंद्र सरकार ही इस पर फैसला लेगा, लेकिन मामला तो ये राज्यों का ही है, क्योंकि वही बताएंगे ना कि उनके यहाँ कौन से व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। और जब इस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन जरूरी नहीं है, अब बार बार जहाँ पे जाकर के रुक जाते हैं वही, कोई भी धर्म के लोग जब इस प्रकार का शिक्षण संस्थान खोलेंगे तो शिक्षा संस्था को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ठीक है, कोई भी धर्म अपना धर्म और भाषा पर आधारित शिक्षा संस्थान खोल सकता है। यह है आर्टिकल 30। यहाँ तक कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन?
सिख है, सिक्स ही हैं। सबसे लेटेस्ट कौन है माइनॉरिटी? पारसी ही है, पारसी है। 2013 या 14 के फर्स्ट में, 12 के लास्ट या 13 के, हाँ बस वही बोल रहे हैं, 13 के आसपास वो हुआ था। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अब आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक आर्टिकल 32, जिसके बारे में अम्बेडकर जी से पूछा गया था कि बताइए पूरे संविधान के 395 आर्टिकल में आपको सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि देखो आर्टिकल 32 के बिना संविधान संभव ही नहीं है, क्योंकि हम जिस काम को करने जा रहे हैं, जिन व्यक्तियों के लिए ये संविधान बना रहे हैं, यदि उन तक ये चीज़ पहुँचे ही नहीं, उनको उनका अधिकार मिले ही नहीं, तो वो जाएंगे कहाँ? कोर्ट। और कोर्ट बोलेगा कि भाई मेरे पास क्यों आ रहे हो, ये तो सरकार का मामला है। उस चीज़ को रोकने के लिए बनाया गया आर्टिकल 32। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब पढ़ते हैं आर्टिकल 36, क्या है, 12 से 35, 12 to 35 पढ़ते हैं, जिसे आप कहते हैं अपना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। सो आर्टिकल 32 इटसेल्फ योर फंडामेंटल राइट, ये अलग से नहीं है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने वाला आपका एक मौलिक अधिकार है। तो केंद्र सरकार चाह के भी इसके लिए कुछ विशेष प्रयोजन नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, ऐसी परिस्थिति है कि केंद्र सरकार आगे चल के इसमें यदि कोर्ट के ही पावर को ज़्यादा या कम कर दे, चूँकि केंद्र सरकार के पास मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल 139 में है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पावर को कम या ज़्यादा कर सकता है, अगर वो इसी पे कर दे तब तो अलग चीज़ है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि पूरे आपके मौलिक अधिकारों के बीच में ये बैठा हुआ है 32, जो स्वयं आपका मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो है आर्टिकल 32। इसी के साथ बात हम लोग कर लेते हैं आर्टिकल 226 का, क्योंकि ये हाई कोर्ट का पावर है कि आप हाई कोर्ट में भी जब आपका मौलिक अधिकार का कहीं भी ब्रीचिंग हो रहा हो, हनन हो रहा हो, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपका किस प्रकार का मामला है और कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो वही अंबेडकर बोले थे कि सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ है। उन्होंने कहा कि इसके बिना संविधान पूरा दिखता ही नहीं है। हाँ, अरे भाई छोटा रहा। जब आपका किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो और आप कोर्ट के पास जाते हैं, आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हैं, तो कोर्ट के पास कुछ पावर हैं, 5 प्रकार के रिट्स हैं। वो सम्मन जारी करता है आपके मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए, वो 5 प्रकार के हैं, ठीक है। आर्टिकल 226 यानी 226 में हाई कोर्ट के पास भी 5 प्रकार का रिट है, और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के भी पास 5 प्रकार का रिट है। पहला जिसमें है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। हैबियस कॉर्पस एक्चुअली ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है शरीर से प्राप्त करना, ठीक है। हाँ, सशरीर प्राप्त करना होता है। द रिट इज यूज अगेंस्ट द अथॉरिटी व्हिच कीप्स अ पर्सन कैप्टिव। द अथॉरिटी इज डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द imprisoned person in the court so that court may ascertain whether his detention is lawful or illegal, ठीक है। ये किसके लिए है? ये रिट किसके लिए होगा? जैसे मान लो कि आप मुझे बंदी बना के अपने घर में रख लिए, बनाए हो आप, गरीब मैं, तो मेरे लिए रिट कैसे होगा? रिट आपके अगेंस्ट आएगा ना। मेरे कोई जान पहचान वाले व्यक्ति जाएंगे वहाँ पे कहने कि भाई ये मामला हैबियस कॉर्पस का बनता है। क्या नाम है आपका? इंद्र? अच्छा, देव
मेरा कोई रिलेटिव मित्र गया हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहने की देखो ऐसा है कि देव नामक व्यक्ति इस गरीब निरीह शोषित व्यक्ति को अपने यहाँ बंदी बना के रख लिया है और पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, तो यहाँ पे हैबियस कॉर्पस आएगा। एक चीज़। दूसरा, यदि अरेस्टिंग हो जाए मेरी पुलिस से और 24 आवर्स के बाद मेरा पता ही ना चले कि मैं जेल में हूँ कि नहीं हूँ, तो हैबियस कॉर्पस आएगा। ये 2 कंडीशन है हैबियस कॉर्पस आने का। सर वो तो पता है, पुलिस अरेस्ट की है, कोर्ट के आदेश पे वो जेल में है, तो हैबियस कॉर्पस कहाँ से आएगा? सर नहीं होगा ना। ये राजीव कुमार के मामले में उनके फादर किए थे, तो हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट कैंसिल कर दिया। बोला ये तो पता है आपको कि सामने वो व्यक्ति जेल में बैठा हुआ है, तो उसको हम कहाँ से लेके आए? आप उसी के लिए ला सकते हैं ना जो जिसका प्रत्यक्ष पता ही नहीं चल रहा हो कि वो कहाँ पे है। तो 2 कंडीशन है, यदि आप पकड़ के किसी व्यक्ति को बांध के रख लो घर द्वार में कहीं टाल में भूसा का और मिल ना रहा हो, तो उसको खोजा जाएगा। दूसरा कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले और 24 आवर्स के बाद मेरा कहीं पे कोई पता न चल पाए मेरे घर वालों को कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि आर्टिकल 24 आवर्स के विदिन मुझे कोर्ट के सामने ले जाना है पुलिस को, फिर मुझे जेल दिया जाएगा। तो 24 घंटा तक हैबियस कॉर्पस नहीं होगा। 24 घंटे के बाद यदि मेरे बारे में पता न चले तो आर्टिकल 32 या 226 का ये रिट जारी किया जाएगा। हाँ, जय भीम, मैंने एक बार इसकी चर्चा की थी। और जय भीम चाइना में अच्छा अभी पैसा कमा रहा है, परसों उस पर आर्टिकल था। ठीक है, उसके बाद आता है मैंडेट यानी परमादेश। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त न हो। ठीक है, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे कहा गया है कि तुमको ही ये काम करना है और वो काम अपना करे ही ना, वो बैठा रहे, बोले हम नहीं करेंगे जाओ। जैसे अभी झारखंड हाईकोर्ट 3 दिन पहले पलामू साइड के किसी DCLR के ऊपर बोले इसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाओ। वो कोई ज़मीन का म्यूटेशन वगैरह कोई काम था, वो नहीं कर रहे थे, तो वहाँ के DC को बुला के बोले कि भाई इसको आप विभागीय तौर पर दंडित कीजिए, मुझे सूचित कीजिए और इस व्यक्ति का जो भी जमाबंदी का काम है म्यूटेशन का वो कर दीजिए, क्योंकि वो 1 महीना से या पता नहीं कब से उसका पेंडिंग था वो चीज़। तो वो उस व्यक्ति को ये पावर असाइन किया गया था कि आपको ये काम करना है और वो कर नहीं रहा है, तो उसे फोर्सफुली कराने के लिए ये परमादेश या मैंडेट दिया जाता है। अब एक चीज़ और समझिए, एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति जिसके पास विवेकाधिकार भी हो कि वो इस काम को करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है, उसके लिए ये नहीं होगा। लाइक गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट, जिसको ये कहा जाए कि भाई ये ना उनके पास अपना कुछ स्पेशल राइट्स है, उसका वो प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो वो इनके लिए नहीं होगा कि भाई आप गवर्नर के ऊपर दे दीजिए, सर वो कर नहीं रहे हैं सर, तो वो नहीं हो सकता है। ना प्रेसिडेंट के लिए है, ये केवल और केवल पब्लिक अथॉरिटी के लिए ये चीज़ लाया गया है। ठीक है, ये है क्या है प्रोहिबिशन। यह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने निम्न न्यायालयों को जारी किए जाने वाली एक रोक है। किस चीज़ पे? जिसके अंतर्गत यह आदेश दिया जाता है कि वो किसी मामले में कोई विशेष कार्रवाई न करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध केवल न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कोई एक ऐसा कोर्ट, अब रामगढ़ का जिला कोर्ट हजारीबाग के किसी लैंड डिस्प्यूट का मामला सॉल्व नहीं कर सकता है क्योंकि ये उसके जुडिक्शन में नहीं है। अगर कर रहा है तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपके यहाँ एक संस्था है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को नहीं कोई ऑर्डर देगा कि भाई इस बारिश में 3 घंटे या 4 घंटे या 20 घंटे से बिजली नहीं है, तुम बिजली बहाल कर दो। एज अ बोर्ड वो नहीं कर सकता है, एज अ चेयरमैन वो लेटर लिख सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, लेकिन एज अ बोर्ड वो ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा कर दीजिए, क्योंकि उनका काम बिजली व्यवस्था को ठीक करना नहीं है,
पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर यदि कोई रूल रेगुलेशन फ्रेम करना है या रूल रेगुलेशन वायलेट हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को या हेल्थ को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ये केवल और केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के लिए ही बनाया गया है। ठीक, अब जब आप प्रतिषेध को देख रहे होंगे तो ठीक उसी तरीका से ये उत्प्रेषण भी है। अब इस दोनों में अंतर है, एक काम होने के दौरान होता है और एक काम हो जाने के बाद होता है। ठीक है, इसको देखिए, प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण लेख भी न्यायिक और अर्धन्यायिक न्यायाधिकरण के जारी किया जाता है। यह उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले पर आदेश दिया जा चुका हो। ठीक है, यदि जैसे कि रामगढ़ कोर्ट हजारीबाग के किसी लैंड डिस्प्यूट का मामला देख रहा हो तो फिर प्रतिषेध होगा, लेकिन अगर रामगढ़ कोर्ट हजारीबाग के किसी लैंड डिस्प्यूट के मामले पे ऑर्डर पास कर दे जो उसके क्षेत्र का नहीं हो, इट्स नॉट ओनली लैंड डिस्प्यूट, कोई भी मामला जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, सॉरी नहीं है, हजारीबाग का है, और उस पर वो ऑर्डर पास कर दे, तब वो उत्प्रेषण में आएगा। ठीक है, तीसरा तब होगा जब कार्रवाई चल रही है, चौथा तब होगा जब कार्रवाई हो चुकी है, और दोनों जो है केवल जुडिशियल सिस्टम पे होगा और बाहर किसी के ऊपर नहीं। ठीक है, पांचवा, हाँ ये 4 तक कोई क्वेश्चन समझने में कोई कंफ्यूजन? सर वो सर्टियोरी को ही ना वो ऑपरेशन से कुछ कहा जाता है। क्या ऑपरेशन? तो कोई क्वेश्चन नहीं ना है? क्या चीज? डॉक्टर लोग में चेंज पार्ट करते हैं, उसको कुछ आर्टिकल इस नाम से कहा जाता है। ये क्वेश्चन है? नहीं नहीं, एग्जैक्ट वर्ड बोला, वही कुछ क्यू वारंट को बोला था कि सर्टियोरी को बोला। नहीं पता। ठीक है, लास्ट है 5th रिट जो जारी किया जाता है आर्टिकल 226 या 32 में, वो है को वारंटो। बाय दिस आर्टिकल द कोर्ट इज empowered टू आस्क एनी पर्सन by what authority he is acting in a particular public office, and if there is no justification for his claim, then he should act in the said post can be prevented from doing। न्यायालय को यह अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति से पूछ सके कि किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर विशेष कार्य कर रहा है, और यदि उसके दावे का कोई औचित्य सिद्ध न हो तो उसे पद पर कार्य करने से मना किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? क्या? अगर ट्रेन में कोई आदमी सफर कर रहा है, उसके पास टिकट नहीं, आरपीएफ पुलिस आ गई, तो वो उसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। अधिकार में जो प्राइस रहता है उसी को अधिकार रहेगा। आरपीएफ नहीं करेगा? आरपीएफ पुलिस का वर्क नहीं करें, सब इंस्पेक्टर दरोगा को। हाँ, ये बिल्कुल, ये सही है, ये सही है। मतलब कि हेलमेट चेकिंग आरपीएफ नहीं करेगा, जैप वाले तभी करेंगे जब उनको ऑथराइज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आर्मी वाले खड़े होके अपने कैंप के बाहर हेलमेट चेकिंग में लग जाएं। सर बात आरपीएफ की ही हो रही है, आप समझे नहीं। थाना वाला ट्रेन में आके आपसे नहीं पूछेगा कि टिकट क्यों नहीं लिए हो, उसके लिए आरपीएफ बनाया गया है। ठीक है, बात इसी की हो रही है कि जिसको जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है वो उसी काम को करेगा। अगर किसी दूसरे का भी काम कर रहा है तो उससे पूछा जाएगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, अगर वो कह दे रहा है कि सर मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर था और हम इस ट्रेन में गए थे रेड मारने क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ स्मगल हो रहा है, उस स्मगल के रेड के दौरान हम यात्रियों से पूछे कि टिकट आपके पास है कि नहीं, ये तो जस्टिफिकेशन है। लेकिन अचानक यहाँ से हजारीबाग सदर थाना निकले और जा करके ट्रेन के भाई रोको टिकट लाए हो, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये उनका जुडिक्शन नहीं है। और आरपीएफ वाले इधर आकर के थाना में नहीं कहेंगे कि सर आए क्यों नहीं थे, हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं। यहाँ बात इस चीज़ की हो रही है कि जो पब्लिक ऑफिसर जिस चीज़ के लिए अपॉइंट ही नहीं किया गया है वो उस काम को यदि कर रहा है तो उसको मना किया जाएगा। लेकिन एज अ वीडियो बड़कागांव आप पोस्टेड हैं और चौपारण में जाकर के रेड मार रहे हैं तो गलत है ना।
वो आपका जुडिक्शन का नहीं है, लेकिन डीसी आपको एक लेटर दे दे कि चौपारण में जाकर के इस पंचायत के इस घर में जाओ, पुलिस के साथ रेड मार के आओ, तब तो आप ऑथराइज्ड हैं, तब तो ये रिट नहीं आएगा आपके खिलाफ। लेकिन पहले वाले कंडीशन में आ जाएगा, वही है ये। ठीक है। अब ये क्या है कि इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है, ये ऊपर से चारों जो रीट आप देख रहे हैं उसके लिए एक व्यक्ति का होना जरूरी है जो उस कंप्लेन को करे, लेकिन इस चौथे में किसी व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है। और आप यदि लार्जर स्केल पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं यहीं पे छुपा हुआ था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपके पॉलिटी का एक हिस्सा है मेंस में, वो यहीं से आया। बाद में इसके ऊपर इतना ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ या सुनवाई हुई या बातें चली कि उन्होंने कहा कि भाई ये बताइए, इसके लिए तो हमें किसी व्यक्ति की जरूरी नहीं है। जरूरी तो नहीं कि उस व्यक्ति का उस ऑफिसर से कोई दुश्मनी होगा तभी तो आएगा ना। मान लीजिए कि आप आए चौपारण वीडियो इधर सदर में आकर के यहाँ पे छानबीन करने लगे, तो यहाँ किसको प्रॉब्लम होगा? मुझे। लेकिन ऊपर से चारों वाला में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोई किसी के लिए कर सकता है। तो यहाँ से वो समुद्र है जहाँ से गंगा निकली, सॉरी वो हिमालय है जहाँ से गंगा निकली PIL की। बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सारे हियरिंग्स में बोला कि भाई यदि कोई न्यूज पेपर में छप जाता है, अगर हम उसको ऑथेंटिकेट कर लें तो हम क्यों नहीं इसके लिए हम PIL बना दें? इसके लिए कोई पब्लिक कहाँ से आएगी? हर व्यक्ति की अपनी एक निजी समस्या होती है, कोर्ट वो उसी के लिए आता है। लेकिन यदि पूरा समाज के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो कहाँ जाएगा? तो वो यहीं से हिमालय से PIL निकल गया। और बाद में PN भगवती वो पर्सन आए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि भाई कोई प्रोसेस नहीं है PIL करने का, एक चिट्ठी लिख के मेरे पास भेज दो, अगर मेरे तक वो पहुंच जाती है, मैं उसे पढ़ के समझ लेता हूं, तो मैं उसे आपके केस के रूप में मान लूँगा। और उसमें लेटर भेजने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो फिर स्टेट वर्सेस कोर्ट वर्सेस स्टेट हो जाता है, वो उस पर सुनवाई चलेगी। ठीक है। तो इसके लिए कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? पांचों रिट। अगर आप बात मान लिए तब तो ठीक है, अगर बात नहीं मान रहे हैं तो पनिशमेंट होगा ना। चलो हम ये मान लेते हैं, पांचवा ले लेते हैं। ठीक है। आप हो STF में, आप STF के DSP बन गए, तो आप हेलमेट चेक तो कर नहीं सकते हो। आपके लिए स्पेशलाइज्ड वर्क फ्रेम किया गया है कि STF को क्या करना है। अब NIA वाला आकर के हेलमेट चेकिंग पे खड़ा हो जाए, ठीक है, जस्ट थिंग ए मैटर, तो वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए वो जस्टिफिकेशन यदि दे दें कि सर हम जो जिला बल था उसके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि इधर से कुछ आतंकवादी या कुछ इस प्रकार के लोग गुजरने वाले थे, इसलिए हम थे, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन BSF वाला बिना मतलब का खड़ा हो जाए और जस्टिफिकेशन ना दे और कोर्ट उसके बाद से सहमत ना हो, तो उसे सज़ा तो मिल जाएगी ना कि भाई बिना मतलब का काम क्यों कर रहे हो। आप अपना जो आपका जो मूल फंडामेंटल वर्क है उसे छोड़ के वो काम कर रहे हो जो आपको ऑथराइज नहीं किया गया है। ठीक है। सर पटना में दानापुर में आर्मी कैंप है ना सर, तो सर दानापुर में आर्मी कैंप है, तो वहाँ वो अपना एरिया है सर, और तो कुछ और पटना में क्राइम चल रहा था, तो उस एरिया में जितने लोग क्रॉस कर रहे थे बाइक से, ठीक है, सभी को टारगेट करा देंगे, जितने भी बाइक के सब सिंगल ही जाना पड़ेगा। किस बेसिस पर सर इसलिए कि उसके कैंटोनमेंट एरिया से आप गुजर रहे हैं। तो अपने रोड गेट के सामने से सर मैं वही कह रहा हूँ, आप उसके कैंटोनमेंट एरिया से गुजर रहे हैं। ठीक है। पंचायती राज सिस्टम पढ़े हैं ना, तो उसमें वो चीज़ पढ़े हैं, कैंटोनमेंट एरिया एकमात्र यही रामगढ़ में है, सॉरी रामगढ़ में है, तो आप जाकर के उसके अंदर कर लीजिए। तो मतलब आर्मी के गेट में, मैं तो रांची में देखता हूँ सैनिक स्कूल का जो गेट है उसके बगल में लिखा हुआ है बॉडी लाइट ऑन। तो कई साल तक मेरे दिमाग में प्रश्न है, यार बॉडी लाइट ऑन क्या होता है, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आता था बॉडी लाइट ऑन कैसे, मतलब क्या है इसका मतलब। अब रुक करके कोई आर्मी वाला से और स्पेशली ड्रेस में देख के पूछने की हिम्मत नहीं, क्या पता भैया किस बात पे उखड़ जाएं, तो समस्या थी। तो खैर किसी प्रकार से कुछ वर्षों के बाद किसी आर्मी मैन से संपर्क हुआ, तो हम उनसे पूछ लिए, वहाँ ले जा कर को दिखाएं। हम बोले सर, वो जूनियर कमांडिंग ऑफिसर थे, हम बोले सर इसका क्या मतलब है, तो वो हंसने लगे।
बोले कि ये व्हीकल्स के लिए है कि यहाँ से जो गाड़ी भी इस रोड से गुजरेगी, आई मीन उसके कैंप के अंदर, उसको अपने गाड़ी का बड़ी लाइट जला लेना है, ताकि जो गेट पे लोग खड़े हैं, प्रहरी खड़े हैं, सुरक्षा प्रहरी, वो देख सकें कि इस गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। उसका मतलब था बड़ी लाइट ऑन। अब बताइए, एज ए सिविलियन तो मुझे समझ में नहीं आती, यदि कोई फोर्स वाला नहीं मिलता तो, और आप गेट पे एज ए सिविलियन चले जाते तो आ करके तो पहले आपसे प्यार से समझा बुझा करके ही अंदर जाने देंगे। तो वो उसका कैंटोनमेंट एरिया है ना, आप उसके अंदर वो तो खड़ा कर ही देगा। ठीक है, आज भी दानापुर के साइड से आप ओवरलोडिंग होके नहीं जा सकते हैं, जाने ही नहीं देगा, सबको गाड़ी वाला को नीचे बैठा लेगा, नहीं जाने देता है। और एकदम चूंकि वहाँ पे रोड चौड़ा नहीं है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, रोड खाली है तो भी ओवरटेक नहीं करने देते हैं वो, इधर से जाओ उधर से आओ, नो ओवरटेकिंग। लेकिन वो क्या किसी गवर्नमेंट के कहने से वो अपना रोक सकता है क्या किसी गवर्नमेंट के कहने से वो अपना रोक सकता है क्या सर्च? क्या चीज रोक सकता है गवर्नमेंट का ऑर्डर से सर्च रोक सकता है। भाई? वो किसी के ऑर्डर से ही सर्च कर ही रहा है ना। नहीं, जैसे वो तो दानापुर अपना से सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अपना काम कर रहा है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट उसको बोल दे कि नहीं ये नहीं कीजिए आप, तो क्या कर सकते हैं? सर उसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो कैंटोनमेंट एरिया में वही बॉस है। लेकिन वो कर दिया था वहाँ पर, इसीलिए बोल रहा अरे ठीक है, वो बात मान ले, कोऑपरेटिव अलग चीज़ होता है, लेकिन वो अपना कंटेनमेंट एरिया में आर्मी ही बॉस है, बाहर के किसी का रूल वहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में, कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है। Reasonable restrictions can be imposed on the fundamental rights in respect which provision has been made in Article 19(2) to 19(6). यानी कि पहला वाला छोड़ के बाद वहाँ की जो भी है वो सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आगे हम फिर जानेंगे कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें बिना किसी कारण के रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, तुरंत देखेंगे उसको। अनुच्छेद 15(1) और 15(4) के अनुसार सामाजिक उद्देश्य के प्रवर्तन जैसे महिलाओं, बच्चों, पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए राज्य मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, यानी जो फंडामेंटल राइट में है कि इस पर कुछ नहीं करना है, ये करना है, तो वो कंडीशन दे दिया गया है कि सोशल ऑब्जेक्टिव सच एज द वेलफेयर ऑफ वुमेन, चिल्ड्रेन एंड बैकवर्ड कास्ट के लिए राज्य चाहे तो फंडामेंटल राइट में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, और लास्टली है कि जब 34 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि में परिवर्तन हो, यानी कि आप आर्मी लॉ या मार्शल लॉ के अंदर कोई क्षेत्र आ जाए तो वहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा और संसद कानून बनाकर मूल अधिकारों पर नियंत्रण लगा देगी कि भाई ये मूल अधिकार ही आपका है। ठीक, ये तब है जब आर्टिकल 34 इम्प्लीमेंटेड होगा तब, यानी कि सेना का कानून लागू हो जाए तब है। जब देश में अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 द्वारा जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं और राष्ट्रपति जब भी अधिसूचना जारी करके किसी भी अधिकार को समाप्त कर देगा, लेकिन 20 और 21 में जो अधिकार दिया गया है वो बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, 20 और 21 में जो भी फंडामेंटल राइट दिया हुआ है आर्टिकल 352 के बारे में बात हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये फॉरएवर नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 352 जब इम्प्लीमेंटेड हो उस कंडीशन में 19 तो सस्पेंड होगा ही होगा, लेकिन 20 और 21 समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन रीजन है, आप पढ़े होंगे 20 में कि फंडामेंटल राइट कैसे सस्पेंड किए जाते हैं। ठीक है, बस तुरंत आ रहे हैं, थोड़ा देर आ रहे हैं। संसद संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन ऐसा करते समय वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं करेगी। ये ना मूल ढांचा में एक आर्टिकल 21 भी माना गया है कि उसको संविधान नष्ट नहीं करेगा संसद जब भी कानून बनाएगा तो। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हमारा फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन कैसे होगा, तो वो आर्टिकल 30 तक फंडामेंटल राइट है, 32 फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन है, लेकिन बच जाते हैं 31, 33, 34 और 35, यानी कि 12 से 35 तक में 31, 33,
34 और 35। 31 के बारे में आप जानते हैं कि ये निरस्त किया जा चुका है, ठीक है, 44th अमेंडमेंट से 1978 में हटा दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 31 जो संपत्ति का हमारा अधिकार था उसे केवल इसी समय हटाया गया है। और इस आर्टिकल में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 6-7 बार संशोधन हुआ है। पहला, चौथा, 17, 25, 42, 44, इतना तो मुझे याद है कि इतना बार इस आर्टिकल में संशोधन हुआ है। 31A, 31B, 31C, 31D। तो ये 44th अमेंडमेंट इमरजेंसी की बाद वाली सरकार की थी और वो इसे हटा दी। क्योंकि आप जब इस संपत्ति के अधिकार में, मैंने पहले ही बताया था, नहीं था कि जब सरकार आपसे आपका ज़मीन लेगा, जो भी सरकार का काम हो उसके लिए, तो आपको मुआवजा देगा, ठीक है। तो इस मुआवजा पे बहुत बार प्रक्रिया कंप्लेन हुआ। जैसे मुआवजा क्या होगा, सरकार जो समझे वो मुआवजा होगा। अभी मान लो कि इस ज़मीन की कीमत 1 करोड़ रुपए डिसमिल हो और सरकार इसे ले रही है और ये कहा गया हो कि हम मुआवजा दे देंगे आपको, और सरकार बोला ठीक है 5 लाख रुपया दे दो, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था, बार बार मामला कोर्ट्स में जा रहे थे। कोर्ट बोला कि मुआवजा का मतलब होता है ज़मीन की कीमत से अधिक कीमत, ताकि वो अपना उस ज़मीन से मिलने वाले आय को बढ़ा करके आप दीजिए, ये मुआवजा है। तो ये पहली संशोधन में इसको किया गया। बाद में सरकार को लगा यार बहुत पैसा देना पड़ रहा है, तो सरकार क्या किया ना, मुआवजा के जगह ना हिंदी में एक शब्द लिख दिया, रकम। अब रकम कितना होगा जो सरकार तय करेगा। मुआवजा तो वो था जो कोर्ट बोल दे रहा था कि आपको 4 गुना 3 गुना देना होगा ज़मीन के मार्केट वैल्यू से। तो सरकार बाद में वहाँ कर दिया कि भाई प्राइस जो होगा हम फिक्स कर देंगे, हम दे देंगे। फिर मामला कोर्ट में जाता था, कोर्ट बोलता था कि ऐसा संभव ही नहीं है। आप कौन होते हैं ज़मीन का बाजार वैल्यू तय करने वाले। बाजार वैल्यू डिपेंड करता है कि उसे अगल बगल मार्केट कितना है, वो मार्केट प्राइस डिसाइड करेगा, रकम भी नहीं रहेगा। इसको भी हटाइए। तो इसमें बहुत बार संशोधन हुआ। फाइनली इमरजेंसी के बाद जो सरकार आई, कौन थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हटाओ इस अधिनियम को यहाँ से, इसे डाल दो लीगल सेल में। वो चला गया आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 33, इस भाग द्वारा प्राधिकारी का बलोवादी पर लागू होने में सुधार करने की संस्था। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट टू फोर्सेज। अनुमान लगाइए विदेश में भारत के लिए कौन सा एजेंसी है जो गोपनीय सूचनाएं लाता है, और देश में आईबी, राज्य में वो होता है स्पेशल ब्रांच, या एक होता है CID, इसी के साथ, ठीक है। चलिए हम इसको भी मान लिए। एक और एजेंसी होता है NSA, ठीक है। जरा अनुमान लगाइए कि फंडामेंटल राइट की बात करते हैं आप, आर्टिकल 19(1) एक्सप्रेशन का पावर है आपके पास, आप बोल सकते हैं। क्या इसमें से कोई लोग के पास फंडामेंटल राइट वो है, वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता है ना सर। इसीलिए फोर्स के ऊपर ये चीज़ लागू किया गया है। अब बताइए कि वहाँ लद्दाख में जो आर्मी का बटालियन होगा, उसके जो हेड होंगे, उसको तो पता होगा ना कि किस बंकर में कहाँ पे कितने आर्म्स रखे हुए हैं। और वो बाहर आए, माइक निकाले, बोले जानते हो वो पंचायत वाला क्या नाम था, विनोद। अब बताइए वो इस प्रकार से अगर कर दे तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी। इसीलिए कुछ ऐसे सर्टेन पोस्ट हैं, कुछ ऐसे सर्टेन फोर्सेज हैं जिनके ऊपर फंडामेंटल राइट को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। वो अपने ड्यूटी से पार जा कर के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेना का मतलब ही होता है डिसिप्लिन। वो कौन था जो बनारस में मोदी जी के अगेंस्ट सेना का जवान लड़ा था चुनाव, कुछ जो भी था, वो सुप्रीम कोर्ट से केस हार के आया था ना, क्योंकि सेना बार बार ये कि सर मेरा डिसिप्लिन, मेरा डिसिप्लिन। मैंने इसे नौकरी देने से पहले कहा था कि भाई देखो ये मेरा डिसिप्लिन का लिस्ट है, तुम्हें ओके है मैदान के इधर आओ। वो आ गया,
अब तुम डिसिप्लिन ब्रीच करोगे, कहोगे नौकरी में रहने दीजिए, पॉसिबल नहीं है। 3-4 दिन पहले का अखबार देखिए, गलती से पाकिस्तान में जो मिसाइल गिर गया था उसमें एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स टर्मिनेट कर दिए गए हैं। दे आर नॉट सस्पेंडेड, दे हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर जॉब। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। और सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन तो वर्दी वाला डिपार्टमेंट ही है, बाद बाकी जो भी सिविलियन डिपार्टमेंट है वही बात है। तो समझ रहे हो, वही पंचायत वाली, ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि कानून जब भी संसद चाहे सेना के लिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बना देगी और इम्पोज करेगी कि आपको ऐसा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर उसमें से कोई डिसिप्लिन को तोड़ रहा हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अपने लिए। थर्टी 34 के बारे में भी जस्ट हम लोग बात किए हैं कि जब किसी क्षेत्र में सेना का कानून लागू होगा तो फंडामेंटल राइट वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा सस्पेंड माना जाएगा। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, जो भी लिखा हुआ है उसको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए संसद जब चाहे तब यहाँ पे कानून बना सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा आर्टिकल 12 to 35। अब यहाँ तक क्या प्रश्न था, कोई बोल रहे थे पीछे? बारह से 34 तक के बीच में जब भी सरकार को ऐसा लगे, आई मीन स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के बारे में, सरकार दैट मीन्स की पार्लियामेंट, कि इसके लिए कोई हमें कानून बनाना होगा जो इसको और मजबूत करे, तो वो उसको बना देगा। आर्टिकल सर वो तो संशोधन हो गया ना, मैं कानून बनाने की बात कर रहा हूँ सर। डीपीएसपी तो है ही ना, क्या इसमें, हम तो बस एक्सप्लेनेशन है ना इसका। ठीक है यहाँ तक। आर्टिकल 50 में दिया हुआ है भेदभाव का, तो हम लोग अगर कहीं बस वगैरह से जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है लेडीज और महिलाओं के लिए सीट आरक्षण, तो वहाँ तो भेदभाव हो रहा है। आर्टिकल 15 पढ़िए थोड़ा। आगे लिखा हुआ है सर, सर आर्टिकल 15 क्या है? कौन कौन नहीं होगा ना, लेकिन अभी ना पढ़ें कि कुछ स्पेशल सोशल प्रोविजन में राज्य सरकार बैकवर्ड कास्ट, महिलाओं, बच्चों के लिए यह कानून बना सकता है और वो इस पर नहीं लागू होगा। सर अभी कर लिए हम लोग। आप तो मतलब इतना ऐसे क्या उसी पर क्यों बोल दिए? ये भी तो कह सकते हो कि दिव्यांग लोगों को 3% का आरक्षण दिया गया, जबकि वो आर्टिकल 15 का वायलेशन क्यों नहीं कर रहा है? मतलब सीट के लिए इतना बीइंग आप इतना ही समझिए कि नॉट बीइंग अ वुमेन, फिर भी आपको पैटर्निटी लीव 15 दिन का मिल रहा है ना। सो व्हाट? तो आप कहाँ डिनाई कर देते हैं? गवर्नमेंट को बोलते हैं ना सर छोड़ दीजिए, हम काम कर लेंगे रह के। नहीं ना, उसको तो आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ पे कैसे बोल दीजिएगा कि सर ऐसा 6 महीना का मैटरनिटी लीव क्यों दे रहे हैं? अरे यार 30 दिन से 6 महीना का सफ़र जो है ना लीव का, उसके पीछे कितने लोगों का संघर्ष है, कितने एनजीओ का, कितने एमपी सवाल उठाए हैं पार्लियामेंट में, तब ये जाकर के लेबर लॉ में संशोधन हुआ कि 30 दिन से वो बढ़ के 6 महीना गया। तो एक देश का वो समय भी समय याद कीजिए ना जब 1 दिन का भी लीव नहीं मिलता होगा। तो उस समय हम ये भी कह सकते हैं कि वुमेन्स का जॉब में पार्टिसिपेशन भी बहुत कम था। तो आप डिस्क्रिमिनेशन, अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड क्यों नहीं उस समय मानते हैं कि जब आपको 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है और आपके पत्नी को 6 महीने का मैटरनिटी लीव, इफ़ यू बोथ आर इन जॉब, उस समय डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। और गाड़ी के सीट पे लिखा हुआ रिजर्व फॉर महिलाएं, तब यार आर्टिकल 15 वायलेट हो रहा है। मतलब क्या ये कहाँ से ये सब लाते हो भाई?
एजेंडा तूने कहा कि 35 से बदलने के व्हीकल विकास एक मिनट रुको सर। उसको मुआवजा को हम लोग रकम के रूप में देखते हैं। तो सर इसके लिए कहाँ प्रोविजन है या कौन सा आर्टिकल में कि हम लोग जो सो सरकार के खिलाफ यदि प्रॉपर्टी राइट हटा दिया और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भूमि अधिग्रहण कर लिया, जबरन अधिग्रहण कर लिया, तो कौन सा प्रावधान के तहत सर हम लोग जो सो उसमें आगे न्यायिक प्रक्रिया में जा पूरा बात आप सुने नहीं सर। आपका जो अब संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 300A में चला गया, वो आपका अब लीगल राइट है। पहला फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट है। ठीक है, अब सरकार क्या है ना कि लैंड सेटलमेंट एक्ट बना दिया है। अब उस एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं, जैसे कहा गया कि शहरी क्षेत्र में ज़मीन का 2 गुना और गांव के क्षेत्र में जो मार्केट वैल्यू है उसका 4 गुना आपको दिया जाएगा। तो अगर वो 4 गुना 2 गुना नहीं मिल रहा है तो आप जा सकते हैं उसके खिलाफ कोर्ट में। सर ऐसे में यदि कोर्ट में जाना हो और एक तो गवर्नमेंट एक तरफ से गवर्नमेंट रहेगी दूसरी पार्टी में और फर्स्ट पार्टी में यदि एक कोई जाता है व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके पास सर गवर्नमेंट को फाइनेंशियली है वो तो सुप्रीम कोर्ट में फाइट करेंगे, वहाँ पे जो भी खर्च होगा। लेकिन जो व्यक्ति करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपने संपत्ति के अधिकार में, तो वहाँ सर उनके लिए फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। यदि नहीं होंगे तो उस समय कैसे जस्टिफाई होगा? हाँ, इस प्रश्न को कुछ देर याद रखिए, आप 2-3 क्लास में पीछे नहीं थे। ठीक है, 36 से 51 के बीच में एक आर्टिकल है जहाँ आपको फ्री लीगल एड मिलता है। ठीक है, 36 से 51 जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पे एक आर्टिकल है जहाँ पे आपको फ्री लीगल एड मिलता है। आपके पास नहीं है पैसा, आप कोर्ट तक पहुँच गए हैं, तो अब सरकार आपकी सहायता करेगी, आपको फ्री लीगल सर्विस दिया जाएगा उस कोर्ट में। ठीक है, हम लोग तुरंत वहाँ आ रहे हैं, तुरंत पहुँचेंगे। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट जहाँ तक था 12 से लेकर के कहाँ तक, हाँ 35 तक। तो ठीक है यार, ये ड्यूटी यहाँ कैसे आ गया? अच्छा, वो ऊपर नीचे हो गया, चलो ठीक है। अब है हमारा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह केवल और केवल बनाया गया है राज्यों के लिए। 36 से लेकर के 51 तक इसके आर्टिकल है जो पार्ट 4 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य का परिभाषा वही होगा जो पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है, राज्य की परिभाषा बदली नहीं गई है। यहाँ पे राज्य वही है जो पीछे के अध्याय में हम लोग पढ़ के आए हैं। 37 कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज द फाउंडेशन ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड दिस प्रिंसिपल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। कि जब जब आप कहते हैं कि डीपीएसपी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, तो उसके पीछे आर्टिकल 37 है जहां ये लिख दिया गया है कि ये राज्य के शासन का पिलर बनेगा, लेकिन इसे आप जा करके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर दीजिएगा कि सर राज्य सरकार ये काम नहीं कर रही है। लेकिन इसके लिए अलग अलग समय पर कानून बनते रहे हैं, केंद्र सरकार डायरेक्ट एडॉप्ट कर लेती है और वो कानून बना देती है। 38 कहता है कि द स्टेट शैल क्रिएट अ सोशल ऑर्डर ऑफ द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। ठीक है, 2 वर्ड है इसमें, याद रखिएगा, लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए, सोशल ऑर्डर ऑफ द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन के लिए। तो इसके संदर्भ में राज्य सरकार को जो भी समझ में आएगा, वो आपके लिए यात्री शेड बनवाना हो या नाइट शेल्टर बनवाना हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करेगा। ठीक है, या वो रात में जो बस स्टैंड पे रिक्शा वाला सब के लिए जो घर बना के सरकार रखा है, रैन बसेरा है। ठीक है, उसके तात्पर्य में संबंध में यदि राज्य सरकार कोई ओल्ड एज होम चला रही हो तो वो भी यहीं पे आएगा। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा काम करे। पिछले बार हम सवाल किए थे कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में कौन कौन आएंगे। अभी आपने बताया कि भाग 3 में ही जो राज्य की परिभाषा है वो इसमें आएगा, तो राज्य किसको कहेंगे सर? भाग 3 में आर्टिकल 12 में कौन सा राज्य पढ़े हैं? राज्य की परिभाषा है सर 12 में। हाँ, पिछले बार में मुझे किताब पढ़ा है तो उसमें 36 और प्रोविजन वगैरह ये राज्य के अंतर्गत नहीं आएंगे, लेकिन आ रहे हैं सर। आप एक बार देख रहे हैं तो कहाँ है? थोड़ा जोर से। सर राज्य की परिभाषा में ऑफिसर्स भी
हाँ, पिछली बार आपने मना किया था इसके बारे में। वो पर्टिकुलर किसी आर्टिकल पे होगा ना। फिर 12 मैं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर किसी आर्टिकल के लिए उस चीज़ को बात किए होंगे ना, वो लार्जर सब जगह तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर किसी एक आर्टिकल के लिए कोई बात कही जाए तो दूसरे आर्टिकल में तो नहीं लागू हो जाएगा ना। मतलब सर कंफर्म करिए कि ऑफिसर्स आएंगे या नहीं। हाँ, वो हैं। कैसे होंगे सर? अब कौन? हाँ, इसमें 4 पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटी पंचायती राज है और पब्लिक सेक्टर, ये सब तो ये 4 है। सर। हाँ सर, ऐसा है कि ये जो वर्क फंक्शन है ना, ये उसके बिहाफ में कर रहे हैं। बड़ा नहीं ऑर्डर से लिखा रहता है। ये उसके बिहाफ में कर रहे हैं। स्टेट के डिफिनेशन में वो डीसी क्यों नहीं आएगा? कैसे? सर, वो जो काम कर रहे हैं ना, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कर रहे हैं। वो नहीं लिखते हैं कि दिस पावर हैज बीन सर्टेन इन द डीसी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर ऑफ झारखंड। वो काम करते हैं। आप उसको कैसे कहेंगे कि वो उसका पार्ट नहीं है? वो खुद से तो कुछ कर नहीं रहे हैं। ये पावर तो उसको दिया गया है कि तुम मेरे बिहाफ में ये काम करके आओ। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी काम होती है ना, वो बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ही होती है। हाँ, ऑन बिहाफ, हाँ, राष्ट्रपति के नाम से ही होता है सब कुछ। जितना भी बायलैटरल रिलेशन होगा, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और राज्य सरकार करेगी तो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। एक छोटा सा सिरावट और आ गया। ये हैबियस कॉर्पस जो है, वो कोई बोले आपको किडनैप करके यदि कोई ले गया, ठीक है, वो कहीं रख दिया अपना कोई भी स्टेट रूट पे बाहर जा, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, बोले वो रिट जारी करो। वो आदमी तो स्टेट के डिफिनेशन में आया नहीं कौन? जो उसको किडनैप किया है। कैसे? सर, दो आप अगर मुझे कहें तो आप और हम स्टेट के डिफिनेशन में कैसे हैं? वो नहीं है ना, नहीं। उसी तरह से हम किसी को देख के रोड से उठा के लेके चला गया, हाँ, वो मेरा दोस्त था, हाँ। 2 दिन तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो बोलेगा कि स्टेट के डिफिनेशन में आदमी तो आता नहीं, जो उसका आदमी लेके भाग गया। अरे तो स्टेट के डिफिनेशन से हैबियस कॉर्पस का क्या रिलेशन है? वहाँ एक ऐसे व्यक्ति जिसका पता नहीं चल रहा है, उसको फिजिकली प्रेजेंट कराना है। इसमें स्टेट और सेंट्रल कहाँ आता है? तो वो उल्लंघन नहीं हो रहा है फंडामेंटल राइट का? सर, ये बात मुझे बताइए कि एज अ पर्सन आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, आपको हाथ फैलाने की आज़ादी दी गई है, लेकिन अब जब जब हाथ फैलाते हैं मेरा नाक टूट जा रहा है। तो सर, मुझे बताइए कि मैं आपके फंडामेंटल राइट के फैलाव का और अपने फंडामेंटल राइट के सुकराव के लिए आर्टिकल 226 और 32 में जाऊंगा, इसमें स्टेट की क्या ज़रूरत है? आपसे अगर मेरा फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है तो मैं आपके विरुद्ध नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं है हम? सर आप उसको पढ़े नहीं है। वो कह रहा है कि वो सिटीजन, यहाँ के सिटीजन के लिए है। सर, फंडामेंटल राइट हमारे लिए है। फंडामेंटल राइट हमारे लिए बनाया गया है। अब मुझे जिससे तकलीफ होगी मैं उसी के विरुद्ध आऊंगा ना। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 39 कहता है कि द स्टेट सेल कंडक्ट इस पॉलिसी इन सच अ मैनर दैट, पहला 39 का, ये बीपीएससी डबल एओ में इस पर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बीपीएससी डबल एओ में। ये पूरा का पूरा लिख करके सवाल पूछा गया है। ठीक है, पहला है ऑल मेन एंड वोमेन हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सभी पुरुष और स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार विभाजित किया जाए कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यदि सरकार अपने किसी भी रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो तो वो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसा ना करे कि किसी को ज़्यादा मिल जाए और किसी को कम हो जाए। उसी 39 का 3 है द इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी रन इन सच अ वे दैट देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिट्रीमेंटल टू द कॉमन मैन। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। सरकार अपना इकोनॉमिक सिस्टम इस प्रकार से डेवलप करे
कि सब लोग जी खाने के लिए कुछ कुछ काम कर पाए। ऐसा ना हो कि किसी व्यापार पे एकाधिकार हो जाए, कोई और व्यक्ति उस व्यापार को या व्यवसाय को कर ही नहीं पाए। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है। पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा जो माइनर एज में है या कोई भी मेल या फीमेल है, उसके किसी भी हेल्थ का सरकार कोई ऐसा काम न ले जो उसका डिटोरेशन उसमें हो जाए। यह है आर्टिकल 39 और उसी पे अभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। सेम क्वेश्चन है, केवल उसका जो पहला पार्ट है उसके जगह कुछ और लिख दिया है, बाद वहाँ की चारों एज इट इज डाउन करके पांचवा ऑप्शन तो उसका आप लोगों को पता है। ठीक है, आप जो सर पूछ रहे थे वो आर्टिकल 39 ये है कि ये राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वो आपको फ्री लीगल सर्विस देगा। ठीक है, 39 है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। यानी कि आप यदि कोर्ट जाते हैं और आपके पास वो नहीं है सिस्टम कि आप केस लड़ सकें, तो आप जज के सामने ये प्ली रख सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, हम क्या करें। तो जज के पास वकीलों का फौज होता है, वो उसी में से किसी एक वकील को आपका वकील नियुक्त कर देंगे और आपको इसके लिए एक पैसा नहीं देना है। उस वकील का जो फीस होगा वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। सर रिवर्स भी ट्रू है सर, मान लीजिए वो हमसे नाखुश रहे तो बोलेगा कि डीपीएसपी है, हम चाहे तो दे सकते हैं, ना चाहे तो नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या है ना सर कि अभी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं इसके ऊपर खुद ब खुद एक्शन ले चुके हैं। उन लोगों ने अलग से ही एक संस्था बना दिया है, ठीक है, जिसे हम लोग स्टेट लीगल अथॉरिटी कहते हैं। राज्य विधिक प्राधिकार है, वो हर राज्य में है। जैसे यहाँ पे झालसा है, ठीक है, कभी कभी सुनते होंगे कि झालसा के तरफ से ये न्यायिक अधिकार दिलाया गया, वो यहाँ पे सम्मेलन कराया गया है ताकि लोगों को जागरूकता मिले न्याय के ऊपर। तो आप झालसा में जाकर के कह दीजिए कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, ये कोर्ट लड़ना है, केस लड़ना है, तो पहले तो झालसा उस केस को खुद ले लेगा, ठीक है, और कोशिश करेगा कि आपका केस जिससे भी है उससे वो काम करा दे। अगर नहीं होता है तो फिर वो आपको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ का भी कोर्ट है वहाँ जाने के लिए छोड़ देगा। आप जाइए और वो झालसा के तरफ से वकील आपको फ्री दिया जाएगा, ठीक है। और डीपीएसपी में ये चीज़ होने के बाद भी राज्य सरकार के द्वारा इसे प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो रैंडमली राज्य सरकार नहीं कहेगा कि नहीं अब इस चीज़ को हम बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरे फंडामेंटल राइट के एंगेंस्ट चला जाएगा। इसीलिए राज्य सरकार इसको बंद भी नहीं कर सकता है, अब ये चल रहा है। आर्टिकल 40 आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए राज्य सरकार को ये कहा गया था। राज्य सरकार इसे नहीं करते थे, इसीलिए ये अमेंडमेंट 73 और 74 आया है और अभी पंचायती राज व्यवस्था देश में काम कर रहा है। आर्टिकल 41 राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, अन्य किसी भी अभाव के दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। आप किसी भी कंडीशन से गुजर रहे हो, किसी भी कंडीशन से, तो राज्य सरकार के पास जो लिमिटेशंस है रिसोर्सेज का, वो उसका इस्तेमाल करके आपको सहायता देगा ही देगा, उस पर वो मना नहीं कर सकता है। 42 The state shall ensure just and human condition of work and provide for maternity aid। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगा और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। इसका आपको यदि कहीं पे ऐड करना हो तो एक मनरेगा का एग्जांपल ले सकते हैं कि मनरेगा कानून जब बनाया गया था तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि पंचायत जहाँ भी मनरेगा का काम लेगा वहाँ पे 0 to 6 ईयर्स का बच्चा का जो खेलने का जो भी साधन होता है वो उस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित रखेगा, ताकि अगर कोई माँ जो छोटे बच्चे को लेकर के काम पे जा रही है उसका बच्चा वहाँ पे खेले। फिर इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखा हुआ है वो होता नहीं है और जो मैक्सिमम होता है वो लिखा हुआ नहीं है। तो आप अब इसके लिए जागरूक बन सकते हैं, फाइट कीजिए कि भाई हम तो मनरेगा की किसी जगह पे ये प्रोविज़न देखे नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोविज़न है, होता है। आर्टिकल 43 राज्य जनता के लिए काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा और कुटीर उद्योग की विशेष उन्नति के लिए काम करेगा।
ठीक है। इसी के आधार पर राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारे छोटे छोटे काम चलाए जाते हैं और पंचायतों को फंड दिया जाने लगा है। उद्योगों के 43 ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किया जाना चाहिए। ये लेबर लॉ जब आप करेंगे, स्पेशली जिनका बीपीएससी में एलएसडब्ल्यू होगा उनके लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। 43B, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यक्रम, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। उसके ऊपर कुटीर उद्योग था, उसके ऊपर पंचायती राज था। यानी राज्य को कहा जा रहा है कि आप गांव के एक एक व्यक्ति के घर तक पहुंचिए और उनके जीवन जीने का हर एक चीज़ उपलब्ध कराइए जो उनको चाहिए होगा। 44, द स्टेट शैल एंडेवर टू इन्फोर्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ बात हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। ठीक है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह आते हैं। बात हो रहा है सिविल कोड का। सिविल कोड यानी कि विवाह, तलाक और संपत्ति से संबंधित जो मामला है वो सिविल कोड का है। आप याद कीजिए कि 1949, 48, 49 और 50 यानी कि 25 जनवरी तक संविधान के ऊपर बात हो रही थी, संविधान लिखा जा रहा था। उस समय भी कोई व्यक्ति था उस देश में जो चाह रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। तो इस कंडीशन में एक गवाही है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बाद बाकी किसी स्टेट में नहीं है। लेकिन मांग की जा रही है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट कुछ महीनों पहले संभवतः इसी साल आया था, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का कहा गया है केंद्र सरकार को कि आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। लेकिन जो ड्राफ्ट कमेटी के 7 मेंबर थे, संविधान सभा के इंक्लूडिंग ड्राफ्ट कमेटी के 299 मेंबर्स थे, क्या उसमें से किसी भी व्यक्ति के पास आज के भारत में इतना हिम्मत होता कि इस आर्टिकल को लिख दे? मेरे ख्याल से नहीं। वो आज तो इतना साहस नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता कि ये लिखने से कितना % वोट किधर हो जाएगा, वो लिख देने से कितना % वोट क्या हो जाएगा। तो वो कम से कम ये नहीं करते। तो जिस समय संविधान बनाया गया था, लिखा गया था, उस समय कम से कम वोट की पॉलिसी जो थी ना वो बहुत कम थी। ऐसा नहीं था कि नहीं रहा होगा, रहा ही होगा। उस समय किसी व्यक्ति के मन का बात तो नहीं जान सकते हैं, जो वो करके गए उसके आधार पर इतना कह सकते हैं कि उस समय वो ऐसा नहीं था। लेकिन आज के डेट में इस आर्टिकल को कोई नहीं लिख सकता है। आज जो हमारे देश की स्थिति है उस कंडीशन में तो संभव नहीं है, उस समय संभव हो गया था। तो ये राज्य को दे दिया गया है पावर कि आप चाहें तो इस पर कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 45, संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। और जब राज्य सरकार इस पे काम नहीं कर रहे थे तो 2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया, जो 86वां था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 21A और 51A का 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है और माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया। आर्टिकल 46, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को विशेषकर अनुसूचित जाति जनजातियों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। ठीक है, तो कहना कि आप यहाँ तक पहुँचे नहीं आर्टिकल 46 तक, और जो भी समाचार किसी भी कान से कान के माध्यम से पहुँचता है उतना में परेशान नहीं हुआ कीजिए। यहाँ हर चीज़ लिखा गया है कि इस चीज़ को ऐसे करना है, तो केंद्र या राज्य उसी के आधार पर कर रहा है और ये ज़रूरी भी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान की प्रजाति कहीं से ख़त्म हो रही है, इसका एहसास नहीं है आपको। एक क्षेत्र है झारखंड का जहाँ से इंसान की प्रजाति खत्म होते जा रही है और किसी को पता ही नहीं चल रहा है। आप 32 जनजाति में 8 आदिम जनजाति पढ़ते हैं, तो उनकी जनसंख्या पता चल रहा है आपको? एटलीस्ट पिछला जनसंख्या तक कहीं देख लीजिए कि कितना बच गया है। हाँ, संथाल एरिया में जो पहाड़िया जनजाति है स्पेशली, उनका इंसान खत्म हो रहा है धरती से, उसका एक प्रजाति नस्ल खत्म हो रहा है।
और उसको बचाने के लिए यदि कोई कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर रहा है तो क्यों किसी को परेशानी होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि स्पेशल प्रोविज़न को ऐसा मत कर दीजिए कि वो व्यक्ति एक ही ऊपर से नीचे तक चला जाए और उसके पास जो अन्य लोग उसके थे, चाचा, मामा, दादा, नाना, मौसा, वो वहीं रह जाएं। आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जिसके लिए स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए उसको वहाँ तक जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम है। और आप जब अधिकारी के रूप में वहाँ तक जाएंगे तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इतना किताब छान के पढ़ने के बारे में, इतना एक इंसान के एक नस्ल के बारे में इतना समस्या पढ़ने के बाद भी जैसे ही वो गद्देदार कुर्सी पर बैठते हैं, पूरा का पूरा दिमाग ना वही फोम टाइप का हो जाता है कि जब तक यहाँ पे अब गांधी जी गुलाबी रंग में ना ही दिखेंगे काम नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे डायनासोर नहीं है आज धरती पर, बाघ को पिंजरा में रख के हम लोग बचा रहे हैं। इंसान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए वही ज़्यादा ज़रूरी। इकोलॉजी सिस्टम में वो ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन तत्कालिक तौर पे इंसान को बचाइए। इंसान का एक प्रजाति समाप्त हो रहा है और आप चैम्बर से बाहर नहीं निकलते हैं अधिकारी बन के। हटो यार, बारिश बहुत हो रही है, लाओ ये मकई का भूजा निकालो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जा कर के देखिए कि कैसे वो जिंदा जानवर को मार के बारिश के समय में खाते हैं वहाँ पे जंगलों में, जब कुछ नहीं होता है, सूखी लकड़ियों भी नहीं मिलती है। तो आप कभी जा कर के वहाँ तक देखिए। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो आउट ऑफ द वे काम करते हैं, कभी कभी अखबार में उनका नाम छप जाता है, वो भी देशद्रोही किस्म के जो अखबार होते हैं वही छाप देते हैं। ठीक है, जब आप कोई झारखंड का करंट अफेयर का किताब खरीदिएगा तो ये न्यूज़ पढ़ने को मिलेगा कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो RMCH था पहले रांची में, वहाँ के एक डॉक्टर को WHO के पैनल में इम्पैनल्ड किया गया है। सारे लोग कोई ना कोई अखबार तो पढ़ते होंगे झारखंड का लोकल। ये न्यूज़ था कहीं शायद वो गायनोलॉजिस्ट हैं या रेडियोलॉजिस्ट हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो रिम्स के डॉक्टर हैं जिनको WHO के एक पैनल पे, रिसर्च पैनल पे लाया गया है कि आप बताइए। और बिहार झारखंड के मेरे ख्याल से पता नहीं इंडिया के पहले हैं इस काम में, या बिहार झारखंड के नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कल बता दूंगा। कल मतलब मेरे मोबाइल में वो नोट है, कहीं पे लिखा हुआ है वो है, लेकिन ये किसी अखबार में नहीं दिखा है। क्यों? क्योंकि उनके पास जगह की कमी है। ये किसी देशद्रोही अखबार में दिखेगा, जिसे ऐसा न्यूज़ चाहिए जिसके लिए कुछ फ्रूटफुल होना सोसाइटी के लिए। तो आप जब ऑफिसर बन के जाएँ तो ध्यान रखिएगा कि जिनको चाहिए ना जीवन का सब कुछ, वहाँ तक पहुँचिए। ठीक है, अभी कितना कीचड़ लगा हुआ, जूता चप्पल पार कर रहे होंगे, और वही जैसे ही ड्राइवर गेट खोलने वाला मिल जाता है तो लगता है जूता गंदा हो जाएगा यार, थोड़ा और गाड़ी को इधर लो। जाके देखिए वहाँ पे क्या स्थिति है। इस आर्टिकल का ही इस्तेमाल करके बिहार सरकार अपने यहाँ सुबह 4 बजे की पार्टी को बैन कर दिया, यानी कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों पर निषेध करेगा। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेंट्स एंड हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है, इवन कि किसी के घर में हो सकता है होम्योपैथिक डॉक्टर हो, होम्योपैथी में भी एक अल्कोहल आती है जो ऑलमोस्ट 98% प्योर अल्कोहल होता है, जिसे मिक्सअप करके अन्य दवाइयों में डाल करके जो मदर टिंचर बना के दिया जाता है, बिहार में वो भी बैन है, उसको भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 48, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय बछड़ा दूध देने वाले पशुओं की रक्षा और उनकी नस्लों के परीक्षण सुधार के लिए और उनके वध को रोकने का काम करेगा। ठीक है, यदि किसी विशेष किस्म का कोई गाय है तो उसका प्रोटेक्शन भी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वो मरे नहीं, उनकी हत्या नहीं हो, ये देखना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। झारखंड में कामेश्वर एम्स के नहीं, रिम्स के, वो तो नाम याद नहीं, वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब मेरे लिए इतना ही न्यूज़ है कि वो रिम्स के हैं, डॉक्टर हैं, नाम याद रखना आपका काम है। हाँ, तो ये वो चीज़। अच्छा, झारखंड में कोई ऐसा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है जो इसको यूनेस्को प्रोटेक्ट कर रहा है?
झारखंड में कोई ऐसा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है जिसको यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है? हम्म? नहीं, मैलूटी हो, कैथा हो, मैलूटी हो, कैथा हो, या जानकारी नहीं हो तो नवरत्नगढ़ का किला भी हो सकता है। ये मैं केवल प्रश्न आपसे कर रहा था, आंसर खोजना आपका काम है, ठीक है, कि वो कोई है कि नहीं है। तो ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के जो स्मारक है उसके संरक्षण या सुरक्षा के लिए काम करे। और आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस। राज्य अपने यहाँ लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके रखेगा, दोनों को मिक्स नहीं करेगा, दोनों के लिए अलग सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये है आपका आर्टिकल 50 और 51। 3-4 पॉइंट्स है इसके कि स्टेट का काम है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। कैसे? वो स्टेट जो इंटरनेशनल बाउंड्री से सटे हुए हैं राष्ट्रों के बीच, यानी कि टू मेंटेन जस्ट इक्वलिटी रिलेशन बिटवीन द नेशन। कोई ऐसा काम अपने राज्य में नहीं कर दे कि नेपाल से झगड़ा हो जाए, बिहार कोई ऐसा ना करे या यूपी ऐसा ना कर दे। संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने के लिए काम करेगा। और सेल इंडिवर इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्टिब्यूशन। यदि राज्य के संबंध में ऐसा कुछ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो सकता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मध्यस्थता के द्वारा ही उसे सॉर्ट आउट करेगा। तो ये था आर्टिकल 36 से 51 तक। यहाँ कोई सवाल हो तो बोलिए। वो इस टॉपिक पे नहीं है मेरे पास, उसको अलग से रखे हुए हैं। जब हम लोग पंचायती राज वाला चैप्टर में आएंगे ना तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि कैसे कुटीर उद्योग, पंचायती राज, गाय बछड़ा वाला, ये सब गांधी जी के थॉट में चला गया है। कौन हमारे इंसान के जीने वाले थॉट में, वो 3 जो कैटेगरी बनाया गया है उसको वहाँ पे हम लोग और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन यहाँ 36 to 51 में? किसी का नहीं? देश में जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो इस बात पे चर्चा हो रहा था कि ये जो अपने देश के नागरिक है इस बात के लिए ज़्यादा परेशान है कि उनके पास ये अधिकार है, वो अधिकार है। उन नागरिकों को इस बात को बताना पड़ेगा कि भाई आपका कर्तव्य भी है देश के प्रति, आपको कुछ करना भी है खुद से। और संभवतः 1-2 देश को छोड़ दे, अगर जो बड़े देश है दुनिया में डेमोक्रेटिक रूप में, तो शायद ही किसी देश में वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटी को लिखा गया है। इवन कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था ड्यूटी, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो दुनिया के बड़े देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, यूएसएसआर ददन यूएसएसआर अभी नहीं, जब यूएसएसआर था तो उसके किसी कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट में कुछ ड्यूटी, जिसमें 2-3 ही था कि आपको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में आना होगा, स्कूल एजुकेशन में इसको डाल करके आपको शिक्षा दी जाएगी, वो 2-3 ही था। लेकिन बाद बाकी दुनिया के ऐसा कहीं इतिहास नहीं मिलता है कि किसी भी संविधान में इंसर्ट किया गया अलग से कि यहाँ के जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो जब इमरजेंसी के समय इस पर बहस चल रही थी तो एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति बहुत सारे चीज़ों पे अपनी रिपोर्ट दिए थे, उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर भी था। तो इसको सरकार जब लागू कर रही थी तो संविधान में एक नया 70 आर्टिकल जब हटा था तो उस समय 35 भी बहुत चर्चा में रहा था सर। इसमें तो कुछ ऐसा दिखा नहीं सर जिसके कारण भी उसको चर्चा नहीं 35 है।
मैंने उसको आपको क्या बताया था कि फंडामेंटल राइट से संबंधित इस पूरे के पूरे विधि को लागू करने के लिए यदि कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार उस पर कानून बना देगी। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का हटाया जा रहा था तो ये टेम्प्रोरी प्रोविजन में था, तो दोनों ऑटोमेटिक हट गए। तो अब जम्मू कश्मीर के लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये हमारा था और इसे आप हटा दिए, तो दोनों को एक बार में ही हटा दिया। सर ऐसे का सर जैसे 370 जब हटा जम्मू कश्मीर से तो अब सारे रूल जितने भी रूल थे जम्मू कश्मीर के लिए भी कॉमन हो जाएंगे सब सर। तो ऐसे में मान के चलिए कुछ ऐसे सिचुएशंस आता है तो जोर से बोलिए भाई, 1 मिनट। सर, जैसे सिचुएशन ऐसा आता है कि कुछ ऐसा है अभी 2019 में 370 हट चुका है और अभी तक कहीं जम्मू कश्मीर का स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको नहीं फॉलो कर रहा है। जैसे कि एक मामला है सर NCTE का, वहाँ पे NCTE का रूल नहीं चलता पूरा क्या फॉल? सर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE। हाँ बोलिए ना सर, मैं सुन रहा हूँ। तो इसमें सर वहाँ पे नहीं चल रहा था अभी जब NCTE वहाँ पे रूल इसका लागू होगा तो सर ये बताइए, जम्मू कश्मीर राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किसका है अभी? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो आप NCT क्या है? टीचर वैकेंसीज वाला संबंधित कोई कानून है ना सर, वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कानून तो नहीं है। जब वहाँ पे वैकेंसी आएगी उससे संबंधित उस कानून को भी लागू कर दिया जाएगा। सर ऐसे में मान के चलिए कोई NCTE अप्रूव कॉलेज वहाँ नहीं है, वहाँ से कोई BEd कर लेता है झारखंड के लोग, तो यदि यहाँ की राज्य सरकार मान्यता ना दे तो ऐसे में क्या प्रोविजन सर तो नहीं मान्यता अगर राज्य सरकार नहीं दे रही है तो नहीं होगा। अगर राज्य सरकार अपने वैकेंसी में ये क्लियर लिख दिया है कि एनी यूनिवर्सिटी विच इज रिकग्नाइज्ड बाय NCTE और आपकी यूनिवर्सिटी NCTE से रिकग्नाइज्ड नहीं है, तो सर ये आपकी प्रॉब्लम है, राज्य सरकार की नहीं। सर तो जैसे कि जब 93 में ये एक्ट बना सर, तो उसमें अभी लिखा गया था कि राज्य सरकार जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसको वायलेट करके 93 जो ये NCTE एक्ट 93 है उसको नहीं मानेगी सर। तो ऐसे में तो वहाँ पे लिखा गया है तो सरकार कैसे नहीं मानेगी सर 370 हटने से पहले केंद्र सरकार का वहाँ 3 ही चीज़ पे बस चलता था, दूरसंचार, विदेश और आर्मी। बाद बाकी केंद्र की कोई कानून वहाँ नहीं चलती थी। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो जो कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, अगर कोई IIM वहाँ है, IIT है, तो उसका जो कॉमन टेस्ट है तो झारखंड के बच्चे वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अब तो वो सबके लिए एक बराबर हो गया है। लेकिन 370 से पहले केंद्र सरकार का यही 3 कानून था, दूरसंचार का, विदेश का और आर्मी का। बाद बाकी इधर का कोई कानून वहाँ लागू नहीं था। इवन कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर उस सरकार को वहाँ को लागू करना होता था तो वो अपने हिसाब से करते थे, डायरेक्ट यहाँ का वहाँ। जैसे नहीं अभी केंद्र सरकार कोई एक्ट बनाए तो वो लिखा है ना भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, भारत और इसके संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू होगी, वो वहाँ पे नहीं था। तो वहाँ हर एक्ट में लिखा जाता था जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जितने सारे एक्ट थे उसमें ये मेंशन किया रहता था। हाँ, तो वो स्वर्ण सिंह समिति की जो कमेटी बनाई गई थी वो बहुत सारे मुद्दों पे, यानी कि कह लीजिए 42nd अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह समिति का बहुत बड़ा योगदान था। तो उसी सारे कमेटी में से जो स्वर्ण सिंह समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में था। इसे संविधान में जब लिया गया तो संविधान में एक नया अध्याय 4 का यानी पार्ट 4 और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। ये था शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे लिए बनाए गए थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ तो 11वां एक और ड्यूटी जुड़ा। वो 11वां ड्यूटी था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उसके माता पिता या अभिभावक जो भी होंगे वो उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। और वही अमेंडमेंट चला गया आर्टिकल 21A में, जो किसी भी लोगों के लिए यहाँ का जो सिटीजन है उनका मौलिक अधिकार बन गया, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार होगा अब। और वही कर्तव्य में है, कर्तव्य अभिभावक और माता पिता दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये
फोर्सेबल है क्या? आई मीन कि ये क्या न्यायालय के द्वारा फोर्सेबल है, राज्य सरकार के द्वारा? ऐसा लिखा हुआ है? नहीं है। क्या? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या ये बाई कोर्ट और बाई गवर्नमेंट फोर्सेबल है? ठीक है, यदि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये फोर्सेबल है, तो ये भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये फोर्सेबल नहीं है। ये डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी पार्ट 4 है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A। डीपीएसपी आर्टिकल 36 to 50 है, 51 है, ये आर्टिकल 51A है। ठीक है, तो इसमें तो ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि ये फोर्सेबल है कि नहीं है। अगर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये फोर्सेबल है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये फोर्सेबल भी है, सॉरी मतलब अनफोर्सेबल है, लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ये नहीं है? हो भी तो सकता है। अब राज्य सरकार को कहा गया है कि भाई आप अंतर्राष्ट्रीय स्मारक जो हैं उनका सुरक्षा कीजिए। इसमें भी आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है कि भाई उसका प्रोटेक्शन कीजिए, ये हमारा कर्तव्य है। आप मान नहीं रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं और कांच से घिस के अपना मतलब लिख के आ जाते हैं। तो एएसआई उसके लिए रूल बना दिया है, अब आप ऐसा करते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है कि वो फोर्सेबल है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए हम रूल बना दिए। देखते हैं एक आध एग्जाम्पल सामने आ जाएगा। संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगण का आदर करे। टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। सबको छोड़ करके राष्ट्रीय झंडा को ठीक से रखने का कानून है ना। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो फ्लैग कोड है उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जूता पहन के फहराना है कि जूता खोल के। तो अगर कभी कोई गोल घेरा में किसी का फोटो लगा के भेजे कि राष्ट्रध्वज का अपमान किया है, तो उसको बोलिएगा कि नेशनल फ्लैग कोड जो है उसे पढ़ो, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये हमारा रिस्पेक्ट, मतलब इतना हम करते हैं कि चाहते हैं कि हम इस प्रकार से करें, लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन नेशनल फ्लैग कोड है अपने पास, तो ये फोर्सेबल तो नहीं है। हाँ, ये चैलेंज भी हमको न्यायालय नहीं कर सकते जाकर कि सर कोई नहीं कर रहा है, ड्यूटी करवा दीजिए। लेकिन यदि आप बहुत सारा ऐसा मामला देखते होंगे कि जो राष्ट्रीय झंडा का अपमान करते हैं उनके ऊपर पुलिस कानून से बुक करती है, उन्हें पकड़ के ले जाती है, अब बाद में बेल मिल जाता है, केस चलता है, वो अलग प्रक्रिया है क्या होती है, लेकिन कोड बना हुआ है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, ये दुर्भाग्य है कि इसके लिए हमें ड्यूटी में लिखा गया है, वरना इजराइल जैसे एक देश है, जापान एक देश है, जहाँ जाकर के देखिए कि वहाँ देश के लिए क्या किया जाता है। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। क्या इसके लिए कोई कानून है? इसके लिए कोई कानून है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। आप किसी सभा को करके कोई कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वहाँ पे कम्युनल राइट हो जाए, हाँ, तो क्या उसके लिए कोई कानून है? तो आप इसका वायलेशन कर रहे हैं कि नहीं? तो डायरेक्टली तो ये फोर्सेबल नहीं है, लेकिन आपको समझ में तब आएगा जब इसकी उल्लंघन करेंगे, तब जब पुलिस आएगी सम्मन लेके कि लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, तब पता चलेगा कि ये फोर्सेबल है कि नहीं है। ठीक है, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। ठीक है, चलो तत्पर हम नहीं रहेंगे। देश की रक्षा करने का मतलब क्या होता है कि हम गोली लेकर के चले जाएं बॉर्डर पे मार करने? इट्स नॉट। यदि आप इलीगल एक्टिविटी विद इन द कंट्री कर रहे हैं जिससे इस देश का किसी भी प्रकार से हार्म हो रहा हो, चाहे इकोनॉमिकली हो रहा हो, सोशली हो रहा हो,
या उसके नाम, जैसे हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर दें कि बाहर में हमारे, जैसे अभी 4 दिन पहले, मैं एग्जांपल के लिए, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, पेपर में न्यूज आया कि एनडीटीवी का 29% स्टेक अडानी ग्रुप एक्वायर कर रही है, ठीक है। तो वाशिंगटन पोस्ट एक आर्टिकल लिखा कि भाई इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जब खरीद लेंगे चैनल्स को तो फिर समस्या हो जाएगी ना, वो फ्री नहीं रह पाएंगे। वो वाशिंगटन पोस्ट ये लिखने में भूल गया कि उससे 10 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? उसके बाद कौन है? अमेजन वाला। अमेजन वाले जो मालिक हैं वो वाशिंगटन पोस्ट को 10 साल पहले खरीदे हुए हैं, और वो अखबार अब लिख रहा है कि भाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट 29% स्टेक किसी मीडिया चैनल का ले रहा है, जबकि वो कह रहा है कि भाई हम नहीं खरीद रहे हैं डायरेक्टली, हम तो उस व्यक्ति से खरीद रहे हैं जिसके यहाँ तुम गिरवी रख दिए हो, ठीक है। तो देश की रक्षा करने का मतलब है कि आप बॉर्डर पे गोली लेके चलाने नहीं जा रहे हैं, बंदूक लेके। आप राज्य के भीतर या राष्ट्र के भीतर कोई ऐसा काम ना करे जो देश के लिए समस्या उत्पन्न करे, तो देश की रक्षा आप वैसे भी कर सकते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये फोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसमें जो आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कानून है कि नहीं है ना सर? वो सीट वाले भैया, स्त्रियों का सम्मान लिखा हुआ है, ये फंडामेंटल ड्यूटी में है, तो रिजर्व सीट हो या ना हो आप, अरे सुनो, मतलब ऐसे निकल गया यार, मतलब ठीक है चलो। तो जरूरी नहीं है कि सीट पे लिखा हुआ हो महिलाओं के लिए आरक्षित तो ही सीट छोड़े आप। यदि आप देख लें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पुरुष ही है और आप पुरुष सीट पे बैठे हुए हो और उसको खड़ा होने में समस्या हो रही है, तो आप उसके लिए सीट छोड़ दीजिए। आई मीन ओल्ड एज का हो, लाठी पकड़े हुए है, पैर से दिव्यांग है, या हाथ ही टूटा हुआ है पैर, ठीक है, तो उसके लिए सीट छोड़िए। ये मत कहिए कि यार ठीक तो हो रहो, क्या दिक्कत है। वैसी छोटी बच्ची को देखिए जो खड़ा होने में दिक्कत है, बुजुर्ग महिला जो रिजर्व सीट भरने के बाद भी खड़ी है, संभव हो उतना करो। उससे क्या होगा ना कि बस में ताली नहीं मिलेगी, लेकिन खुद में अच्छा फील होगा कि यार मैंने कुछ अच्छा कर दिया आज, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी दिखे कहीं पे तो उसे किसी भी सूरत में यार मदद कर दो। तुम इस 150 ग्राम के मोबाइल को, मैं चैलेंज करता हूँ क्लास का कोई व्यक्ति ऐसे 2-3 मिनट हाथ स्ट्रेट ऐसे नहीं रख पाओगे, ठीक है। मोरल ग्राउंड पे सोचो, 2.5 किलो के बच्चे को पेट में 9 महीने के लिए कोई लेकर के माँ घूम रही है, और तुम वहाँ कहोगे सीट रिजर्व नहीं है आपका ना। आई मीन नॉट यू, इट्स मे बी मैं, कोई भी। तो ये हमारे लिए, हमारी नैतिकता उतनी मर चुकी होती है यदि हम ऐसा सोचते हैं। तो आप वो करके देखिए, आपको खुद में अंदर से प्राउड फील होगा, लगेगा कि बैकग्राउंड में कोई तो है जो पीछे से चिल्ला रहा है और इको साउंड में आवाज आ रहा है कि वाह बेटा ठीक किए हो। बहुत अच्छा फील होगा, करके देखो, अच्छा होता है यार, ठीक है। ये आपका ड्यूटी है, इसे करना है अपने को। कहाँ थे? हाँ, छठा है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ आवर सोशल कल्चर एंड प्रिजर्व इट, ठीक है। सरहुल जैसा, मंडा पूजा जैसा जो ना, ये सब जो फंक्शंस है, उसको कोशिश कीजिए कि उसमें शामिल हो, देखिए, समझिए और बचाने का प्रयास कीजिए। लेकिन वहाँ से हट जाइए, ठीक है, जहाँ आग वोग निकलता हो, ठीक है। वरना ठीक है, उनके लिए वो ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, आपके शरीर में सटा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ठीक है। अब ये 7वां देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशनेट लिविंग। अब ये बताइए कि ये फोर्सेबल है और इसके लिए कानून है कि नहीं? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, दोनों के लिए कानून है। तो आप कहेंगे ये फोर्सेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। चलो 20 नंबर का नहीं सही, 10 नंबर में ये क्वेश्चन अगर आ जाए मेंस में कि मौलिक कर्तव्य न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, नॉट फोर्सेबल बाय द कोर्ट, तो क्या इसकी महत्व नहीं है? इम्पोर्टेंस गॉन? ऐसा नहीं है। आपको बताना होगा कि इसके ऊपर इतना कानून बना हुआ है कि आप चाह के भी नहीं भाग सकते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ठीक है, आप जहाँ तक संभव हो वहाँ तक लोगों को समझाइए कि भाई निर्बली प्रथा तो गलत है, भगवान का पूजा करते रहो, ये इंसान का गर्दन काट के मत चढ़ाओ, और जहाँ तक संभव हो जानवरों के बलि को भी रोके। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के दृष्टिकोण से आप इस चीज़ को लोगों को कहिए, लेकिन सावधान रहिएगा कि वो आपके बात को समझ के बलि का पॉइंट बदल ना दें। हाँ ठीक है, तो क्या है ना, अपना जीवन सुरक्षित है तो ही हम किसी को कर पाएंगे। तो जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, साइंटिफिक आउटलुक को डेवलप करना चाहिए किसी का, तो इस बात से पूरा मतलब ध्यान लगा लीजिए कि अकेले में 2-3 आदमी को नहीं समझाना है। आप अकेले हो और 200-300 लोग हों, ग्राम सभा हो, तब ठीक है, वहाँ पे निर्बली होने का समय कम है। 2-3 लोग तो बोलेगा अच्छा इस प्रकार से कह रहे हो, खत्म, तो उसको ध्यान देना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आप सार्वजनिक संपत्ति को अगर सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, इसके लिए भी कानून है, और हिंसा में शामिल हो रहे हैं तो इसके लिए तो भरपूर कानून है। ठीक है, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू सके। ये कंप्लीटली आपके पढ़ाई लिखाई, आपके सोशल इम्पैक्ट, जो आपका अपना ज्ञान या सूचना अर्जन है उससे संबंधित हो, क्योंकि आप जब भी कुछ अपने लिए करेंगे वो कहीं ना कहीं राष्ट्र में आपका एक योगदान है। आप 10 रुपया अर्न कर रहे हैं, मतलब कमा के, ठीक है, रात में कमाई नहीं, ठीक है, मतलब चाकू दिखा के कमाई नहीं, आप कुछ मेहनत से लीगल वे में कमा रहे हैं, तो वो राष्ट्र के लिए आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। और 11वां के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो माता पिता या अभिभावक है, जो 86वां संविधान संशोधन से ऐड किया गया था, उसके बारे में है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। ये 11वां तक है। यहाँ तक कोई प्रश्न किसी का? क्या और कोई प्रश्न यहाँ तक, अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें? नहीं, तो 51 आर्टिकल के बाद आता है 52, और वो है फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। बाय लॉ कोई भी कोर्ट के द्वारा फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, कोई भी कोर्ट के द्वारा फोर्सेबल नहीं है, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे ड्यूटीज हैं जिनके लिए सोशल इम्पैक्ट को ठीक रखने के लिए कानून बनाया गया है। ठीक है, जैसे झंडा हम कैसे फहराएं, क्योंकि वो हमारा राष्ट्र का गौरव है, उसके लिए कानून बनाया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटी का पहला पॉइंट यही कहता है कि संविधान और राष्ट्रीय गान और झंडा के प्रति आप आदर भाव रखें। तो फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन नेशनल फ्लैग कोड है, जिसके कारण कि एज अ पॉलिटी स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि ये उससे कोऑर्डिनेटेड है। हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, नहीं, खड़ा होना कुछ नहीं है, अरे खड़ा होने की कोई नहीं है। सिर्फ जैसे कि झंडा फहराने का क्या तरीका होगा, इस आज़ादी के इस 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के द्वारा झंडा के फ्लैग कोड में एक संशोधन किया गया। पहले क्या था कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही हम झंडा फहरा सकते थे। अब बोला कि भाई सम्मान के साथ आप 24 आवर रखो, बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको फ्लैग होस्ट कर सकते हैं। वो पहले नहीं था। 92-93 से पहले तो प्राइवेट व्यक्ति को अपने घर पे झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। तो थैंक्स टू नवीन जिंदल, जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, क्योंकि उनके ऊपर केस हुआ था, शायद वो अपने गाड़ी के ऊपर झंडा बांध के या अपने फैक्ट्री में ऐसा कुछ किए थे, वो ऐसा केस याद नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, बोले सर नेशनल फ्लैग और मेरे पास राइट नहीं है होस्ट करने का। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं भाई, पब्लिक के लिए भी है। तब से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आप घर वगैरह पे भी खुद से कार में रखने का सारा सिस्टम बनाया गया। अब झंडा को फोल्ड करने का रूल है, फोल्ड करके रखने का रूल है, ये रूल फ्लैग कोड में है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आपका मोरल एक्टिविटी भी तो होना चाहिए कि यदि पॉसिबल है तो आप खड़े हो जाने। ये मैंडेटरी नहीं है कि हम सैल्यूट करें फ्लैग को। कहाँ सैल्यूट करता है सब? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हमारा मोरल एक्टिविटी है कि हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, क्योंकि अब क्या है ना कि सैल्यूट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। लेकिन यदि हम सैल्यूट नहीं करना जानते हैं तो हम ग्रीड जिस वे में भी कर सकते हैं हम करेंगे। ठीक है, जो जैसे कर सकता है करेगा। जैसे स्कूल कॉलेज में, और भाई ठीक है तो अपन मुझे जैसे आ रहा है मैं दो, अभी क्या है ना कि सैल्यूट एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। ठीक है, आई मीन कि एक यहीं पे ऐसे है, एक इसी में ऐसे और एक हाथ हटा के है। और तीनों फोर्स के लिए अलग है, पुलिस के लिए अलग है। अब मुझे नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता होगा तो आप बोलेंगे कि ये गलत है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फ्लैग के लिए क्या कर रहे हैं। अगर होस्टिंग हो रही है तो ये रूल नहीं है कि जूता पहन के करना है, जूता खोल के करना है, लेकिन हम सम्मान करते हैं उसका, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ हो चुका देश में जो किताबों में लिखा गया है।